काजुया अपनी सेटिंग से बात करते हुए एक शॉप की तरफ से जा रहा होता है। तभी दो लड़कियां उससे आकर टकरा जाती हैं। तभी इस दुकान के अंदर से एक चोर बाहर निकलता है जो कि इन सभी को मारने वाला था। जैसे ये गुंडा इन दोनों लड़कियों पर अटैक करता है तो काजुया उसके सामने आ जाता है। तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ। पर अगली पल ये गुंडा यहाँ से भाग जाता है क्योंकि काजुया को चाकू लग चुका है। ये दोनों लड़कियाँ उसके पास आकर रोना शुरू कर देती है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं मरने वाला हूँ। अब यहीं से हमारा सीन चेंज हो जाता है और काजुया एक दूसरे वर्ल्ड में रीइंकार्नेट हो चुका है और इस वर्ल्ड में उसका नाम है काइन। तभी उसकी मॉम उसे आकर गले से लगा लेती है। जैसे वो शीशे में देखता है वो ये पूछता है कि ये बच्चा कौन है, पर जैसे उसे ये पता लगता है कि ये उसी की बॉडी है तो वो काफी ज्यादा बौखला जाता है। क्या ये मैं हूँ? क्या मैं? अभी दोनों उसका फीवर चेक करती हैं क्योंकि काइन एक हफ्ते बाद उठा है। जिसके बाद वो दोनों ही यहाँ से चली जाती हैं। इन दोनों के जाने के बाद वो ये सोच रहा होता है कि शायद से मैं मर चुका हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने उन दोनों लड़कियों को तो बचा लिया। अब वो आसपास की सारी जगहों को चेक कर रहा होता है कि ये जगह कैसी है और वो कहाँ पर है। तभी एक मेड यहाँ पर आ जाती है और उसको ऐसा लगता है कि काइन ने अपनी चड्डी गीली कर दी है और वो उसकी चड्डी को चेंज करवा देती है। ये तुम क्या कर रही हो? फिर काइन बाहर आ जाता है और अपनी फैमिली के साथ खाना खा रहा होता है जहाँ पर उसे इस वर्ल्ड के बारे में और साथ में अपनी फैमिली के बारे में पता लगता है। जहाँ पर उसके दो भाई और हैं जिसका नाम है जिन और एलिस और एक छोटी बहन जिसका नाम है रेनी। फिर हमें काइन के फादर के बारे में बताया जाता है जो कि एक हाई रैंक नोबल है और उनकी एक काफी बड़ी आर्मी है जो कि मेनली फॉरेस्ट ऑफ मॉन्स्टर्स पर अपनी निगरानी रखते हैं। ये सारी बातें काइन को उसकी मेड बता रही होती है और साथ में वो इसे एडवेंचर्स के बारे में भी काफी कुछ बताती है। काइन ये कहता है कि मुझे भी मैजिक यूज करना है, उसमें अभी काफी टाइम है, तुम बस पढ़ाई करो। जिसके बाद वो ये डिसाइड कर लेता है कि वो इस वर्ल्ड में रहने वाला है और इस लाइफ को एंजॉय करेगा। जिसके बाद काइन अपने डैड से ये पूछता है कि मुझे मैजिक और इस किंगडम की हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है, पर वो उसे मना कर देते हैं। तुम अभी काफी छोटे हो और इसके लिए तुम्हें कम से कम 5 साल का होना होगा। लेकिन वो अपने रूम में आकर फायर मैजिक को काफी आराम से यूज कर रहा होता है। तभी उसकी मेड यहाँ पर आ जाती है और वो इस मैजिक को गायब कर देता है। पर ये सारा कुछ करते हुए उसकी बहन उसे नोटिस कर लेती है। मैं तुम्हें काफी कुछ सिखा सकती हूँ। फिर उसकी बहन काइन को इस किंगडम की हिस्ट्री के बारे में बताना शुरू करती है और साथ में ये भी कि इस किंगडम में कौन कौन रहता है। ये सारी बातें सुनने के बाद काइन भी काफी एक्साइटेड हो जाता है। काश मैं भी बाहर जा पाता, लेकिन अभी मुझे 2 साल वेट और करना है। अब ऐसे ही 2 साल बीत जाते हैं और काइन 5 साल का हो चुका है। उसकी बहन उसके ऊपर ही लट्टू हो जाती है। तुम तो काफी क्यूट लग रहे हो। ये सारे भी काइन को लेकर बाहर आ जाते हैं और वो अपनी बहन से ये पूछता है कि ये मैजिक स्टेटस क्या होता है। अब वो अपना मैजिक स्टेटस शो करती है जिसके अंदर 4 एलिमेंट्स की पावर होती है। उनकी मॉम ये बताती है कि इसे गॉड ऑफ मैजिक से लेवल 2 की प्रोटेक्शन मिली हुई है। साथ में वो ये कहती है प्रोटेक्शन लेवल 5 तक होते हैं जो कि तुम्हें गॉड से मिलते हैं। जिसके बाद ये सारे उस जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर 7 गॉड्स की मूर्तियाँ होती हैं। यहाँ पर खड़ी हुई प्रीस्ट गॉड से कहते हैं कि इस बच्चे को बैप्टाइज कर दो। तभी अचानक एक मूर्ति में से रोशनी निकलनी शुरू हो जाती है और काइन एक दूसरे वर्ल्ड में आ जाता है जहाँ पर सारे के सारे गॉड्स बैठे होते हैं। काइन भी इन सभी को देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है। अरे दैया ये सारे कौन हैं? ये सारे गॉड्स उसे यहाँ पर देखकर काफी खुश हो रहे होते हैं। वैसे हमने ही तुम्हें यहाँ पर बुलाया है और मेरा नाम है जिनोम और मैं ही इस वर्ल्ड का क्रिएटर हूँ। जिसके बाद काइन को ये बताया जाता है कि उसकी डेथ कैसे हुई और अगर वो उन 2 लड़कियों को ना बचाता तो वो नल्ला वैसे ही पकड़ा जाता और सारे लोग उसे मार मार कर उसकी चटनी बना देते। ये सारी कहानी सुनने के बाद काइन समझ जाता है कि वो तो बस फालतू में मरा है। ये गॉड उसे बताते हैं कि वो एक अच्छा काम करते हुए मारा गया और इसलिए वो एक दूसरे वर्ल्ड में रीइंकार्नेट हो चुका है, एक छोटा सा बच्चा बनकर जिसका नाम है काइन। काइन भी ये सारी बातें सुनकर उन गॉड से कहता है कि आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इस वर्ल्ड में रीइंकार्नेट किया। तभी गॉड ऑफ मैजिक उसके सामने आ जाती है। चलो मैं तुम्हें अपनी प्रोटेक्शन देती हूँ। जिनोम भी ये कहते हैं अरे हाँ मैं भी। अब एक एक करके सारे गॉड सामने आते हैं और काइन को अपनी प्रोटेक्शन दे देते हैं। जिसके बाद जिनोम जोर जोर से हंसते हैं। तुम्हारे जाने का टाइम आ चुका है। प्रेजेंट में हम ये देखते हैं कि अभी ये सारे इन गॉड्स के सामने बैठे हुए हैं। प्रीस्ट ये कहते हैं कि मैंने आज से पहले इन स्टैचूज को ऐसे चमकते हुए नहीं देखा। यानी कि इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि काइन को काफी सारे गॉड्स की प्रोटेक्शन मिल चुकी है। अभी सारे काइन से कहते हैं कि वो अपना स्टेटस दिखाए, पर वो ये कहता है कि मेरे पेट में काफी दर्द हो रहा है और वो यहाँ से भाग जाता है। तभी जिनोम उसके सामने आ जाते हैं। वो ये कहते हैं अपने स्टेटस को छुपाने के लिए स्टेटस कॉन्सील का इस्तेमाल करो और वो भी इसी मैजिक का इस्तेमाल करता है। अब अगली सीन में हम ये देखते हैं कि सारे बैठकर आराम से खाना खा रहे होते हैं। काइन ये बताता है कि मुझे काफी सारे गॉड से प्रोटेक्शन मिली है। उसके डैड उससे पूछते हैं अगर ऐसी ही बात है तो अपना स्टेटस दिखा
दिखाओ। लेकिन जैसे वो इन सभी को अपना स्टेटस दिखाता है तो ये सारे हक्के बक्के रह जाते हैं, खासकर उसके डैड। तुम्हारी पावर्स इतनी ज्यादा कैसे हो सकती हैं? लगता है मैं इसे फिक्स करना भूल गया। उसके डैड अब भी काफी ज्यादा शॉक में होते हैं और वो काइन से मना करते हैं कि वो अपना मैजिकल स्टेटस किसी को भी ना दिखाए, क्योंकि ये सच में काफी ज्यादा है। अच्छा ठीक है, मैं इसके बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगा। अपने रूम में आने के बाद वो एक समनिंग मैजिक की बुक को देखता है और ये सोचता है कि शायद से अब मैं एक फ्लफी एनिमल को समन कर पाऊंगा। अब बाहर आने के बाद वो ये ट्राई करता है कि वो एक फ्लफी से एनिमल को समन कर पाए, लेकिन यहाँ पर एक डीमन समन हो जाता है जो कि उसकी बहन और एक कैट गर्ल के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन तभी काइन उनके सामने आ जाता है और वो उस पल को याद करता है कि कैसे उसने उन लड़कियों को बचाया था। लेकिन तभी ये डीमन उसकी एक जोरदार मुक्का मारता है जिससे काइन की हालत काफी गंदी हो जाती है। वो ये कहता है कि मैं किसी को भी रोते हुए देख नहीं सकता, जिसके बाद वो अनसमनिंग मैजिक का इस्तेमाल करके इस डीमन को दोबारा से भेज देता है और जमीन पर गिर जाता है। ये दोनों लड़कियां उसके पास आकर रोना शुरू कर देती हैं और काइन को ऐसा लगता है कि वो दोबारा से मरने वाला है। पर ये बंदा अचानक से ही उठकर बैठ जाता है। मैं तो अब भी जिंदा हूँ। और ये दोनों ही उसे गले से लगा लेती हैं। मैं इस वर्ल्ड में सभी की हेल्प करने वाला हूँ, जिससे मुझे काफी खुशी मिलेगी। अगली सीन में हम ये देखते हैं कि यहाँ पर सारे के सारे लोग इकट्ठा हो चुके हैं और काइन के बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। उसके डैड उससे ये पूछते हैं कि सुनो बेटा, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? काइन ये कहता है मैं बड़ा होकर ढिंचक पूजा बनना चाहता हूँ और साथ में अलग अलग जगहों को भी एक्सप्लोर करना चाहता हूँ और साथ ही में सबकी हेल्प भी। जिसके बाद वो ये फाइनलाइज कर लेता है कि वो बड़ा होकर एक एडवेंचरर बनने वाला है ताकि वो इन सभी के स्माइल्स को प्रोटेक्ट कर सके। इस तरफ ये गॉड्स बात कर रहे होते हैं कि उन्होंने काइन को प्रोटेक्शन लेवल 5 तक ही दिया है। जीनोम ये कहते हैं पर ये तो काफी कम है और जब वो 16 साल का हो जाएगा तो उसे इस कॉन्टिनेंट का सबसे स्ट्रॉन्ग इंसान बनना होगा, क्योंकि आगे चलकर हमें इस बच्चे की काफी जरूरत पड़ने वाली है। अब काइन के फादर जी उसे समझा रहे होते हैं अगर तुम एक एडवेंचरर बनना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें काफी कड़ी मेहनत करनी होगी और साथ में पढ़ाई भी, और इसीलिए मैं तुम्हारे लिए एक ट्यूटर का इंतजाम कर रहा हूँ। ये सुनने के बाद काइन भी काफी खुश हो जाता है। अपने रूम में आने के बाद काइन ये सोचता है कि आखिरकार मेरे टीचर कैसे दिखते होंगे, क्या एक विच की तरह? तभी उसके टीचर भी यहाँ पर आ जाते हैं और वो उन्हें देखने के लिए टेलीपोर्ट होकर यहाँ पर आ रहा होता है और गलती से उन्हीं के ऊपर गिर जाता है। यहाँ पर खड़ा हुआ बटलर काइन को ये बताता है कि आज से यही तुम्हारे टीचर्स हैं। जिसके बाद ये दोनों ही टीचर्स उसके डैड के सामने आ जाती हैं और एक का नाम है मिली और दूसरी है नीना जो एक एल्फ है। ये सुनकर काइन भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है, क्या एक एल्फ? जिसके बाद ये उसे लेकर ग्राउंड में आ जाती हैं और उसकी स्वॉर्ड स्किल्स को चेक करती हैं, पर काइन अपनी स्वॉर्ड को काफी फुर्ती से घुमा रहा होता है। ये दोनों उसे देखकर काफी शॉक्ड हो जाती हैं और मिली उससे कहती है कि चलो मेरे साथ एक बैटल करो। और अब इन दोनों के बीच में एक फ्रेंडली बैटल स्टार्ट हो जाती है जहाँ पर काइन काफी अच्छे से परफॉर्म कर रहा होता है। नीना उसे देखकर ये पूछती है क्या तुम्हें वॉर गॉड की प्रोटेक्शन मिली हुई है? अरे हाँ मुझे मिली है। और मिली भी उसके साथ फाइट करती करती काफी थक जाती है। मैं काफी ज्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रही हूँ। अब बारी आती है नीना की जो कि उसे मैजिक सिखाने के लिए सामने आ जाती है। चलो हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। लेकिन भाई काइन उसके सामने अपने मैजिक का प्रदर्शन करना शुरू कर देता है जिसको देखकर नीना भी काफी शॉक्ड हो जाती है। और ये सारा कुछ इसलिए होता है क्योंकि काइन ने मैजिक का इस्तेमाल करते हुए कोई भी इंचांटेशन नहीं की होती। इस बात को लेकर भी ये दोनों काफी हैरान हो रही होती हैं कि काइन वाटर मैजिक के साथ साथ फायर मैजिक का भी इस्तेमाल कर सकता है। जैसे वो अपने आइटम बॉक्स से एक टॉवल निकालकर इन दोनों को देता है तो ये दोनों काफी शॉक्ड हो जाती हैं। क्या तुम्हारे पास एक आइटम बॉक्स भी है? अब ये दोनों काइन से मना करती हैं कि हम तुम्हें यहाँ पर सिखा नहीं सकते, तुम यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल हो। काइन उनसे कहता है तो चलो फिर बाहर जाकर सीखते हैं। उसके डैड से परमिशन लेने के बाद ये सारे बाहर आ जाते हैं ताकि काइन को एडवांस मैजिक सिखाया जा सके। जब ये सारे एक खुले मैदान में आ जाते हैं तो नीना उससे कहती है कि चलो अब एक इंटरमीडिएट लेवल का मैजिक इस्तेमाल करो। ये सुनते ही काइन एक फायर बॉल को बनाना शुरू कर देता है और सामने एक जोरदार ब्लास्ट करता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया, पर इन दोनों की ये सारा कुछ देखकर काफी फट रही होती है। तुमने अपना सारा मैजिक इस्तेमाल कर लिया है, क्या तुम्हें थकान महसूस नहीं हो रही है? अरे नहीं, मैं तो एकदम फिट एंड फाइन हूँ। लगता है ये बच्चा काफी स्ट्रॉन्ग है। पर तभी अचानक उन्हें कुछ सेंस होता है कि पीछे से कोई उनके ऊपर अटैक करने के लिए यहाँ पर आ रहा है। पीछे देखते ही वो ये नोटिस करती है कि ये एक किलर रैबिट है जो कि उनके ऊपर अटैक कर देता है, पर ये उससे बच जाते हैं और अब वो काइन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे जा रहा होता है, पर वो अपनी एयर बुलेट से इसका काम 25 कर देता है। अब मिली उसे कहती है कि मैं भी एक मैजिकल बैग लेने के बारे में सोच रही हूँ। काइन उसे पूछता है कि ये मैजिकल बैग क्या होता है? अरे ये एक मैजिकल आइटम है जो कि काफी ज्यादा महंगा होता है, पर मुझे ये चाहिए। जिसके बाद वो ये डिसाइड करते हैं कि वो यहाँ पर काफी सारे किलर रैबिट्स को जान से मारने वाले हैं। नीना अपनी सर्चिंग स्किल का इस्तेमाल करके
करके ये पता लगाती है कि पास ही में एक किलर रैबिट है। काइन भी ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है कि ऐसी भी कोई स्किल एग्जिस्ट करती है। अब वो भी इसी स्किल का इस्तेमाल करके ये पता लगाता है कि यहाँ से 300 किलोमीटर दूर 4 किलर रैबिट्स हैं। ये दोनों ही काइन को देखकर काफी हैरान हो जाती हैं, क्योंकि कोई भी पहली बार में सर्च स्किल का इस्तेमाल नहीं कर सकता और काइन ने ये कर दिखाया। जिसके बाद ये सारे उस जगह पर जाकर सारे के सारे किलर रैबिट्स को मारना शुरू कर देते हैं और एक किलर रैबिट जंगल की तरफ जा रहा होता है और काइन उसका पीछा करने का ट्राई करता है, पर ये दोनों उसको रोक लेती हैं। तुम्हें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, आगे काफी खतरनाक मॉन्स्टर्स हैं और डिकेड में एक बार ये मॉन्स्टर्स सिटी के ऊपर भी अटैक करते हैं। ये दोनों काइन से कहती हैं कि तुम्हें आगे चलकर एक काफी स्ट्रॉन्ग एडवेंचरर बनना है ताकि तुम सिटी को प्रोटेक्ट कर पाओ। अरे हाँ, मैं समझ गया। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काइन लेवल 8 का हो चुका है और वो ये देखकर काफी शॉक्ड हो रहा होता है कि मैंने तो बस कुछ ही किलर रैबिट्स को मारा है। और तभी ये बात सामने आती है कि उसके पास एक ऐसी स्किल है जिससे उसका लेवल अप काफी जल्दी हो रहा है और वो ये सोचता है अगर लोगों को इसके बारे में पता लगा कि मेरे पास ये स्किल है तो वो मुझे जान से मार देंगे। काइन की ये सारा कुछ सोचकर काफी ज्यादा फट रही होती है और वो गॉड से ये कहता है कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अब यहीं से हमारा सीन चेंज हो जाता है जहाँ पर ये दोनों टीचर्स काइन को लेकर एक गिल्ड में आ जाते हैं और काइन भी यहाँ पर आने के बाद काफी खुश हो रहा होता है। लेकिन जब ये सारे अंदर जाते हैं तो काइन ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है कि सामने रिसेप्शन पर एक लड़की है जो कि एक डॉग गर्ल है और उसका नाम है रूडी। वो काइन से ये पूछती है अरे बच्चे तुम कैसे हो, पर जैसे उसे काइन की रियलिटी के बारे में पता लगता है कि वो कौन है तो वो उससे माफी मांगने लग जाती है, प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन तभी यहाँ पर एक हट्टा कट्टा छपरी आ जाता है और वो ये कहता है कि तुम दोनों इस बच्चे के साथ क्या कर रही हो, क्या तुम्हें कोई जॉब नहीं मिली जो तुम बेबी सिटिंग कर रही हो, चलो मेरे साथ कुछ खाने पीने चलते हैं। पर मिली उसके साथ जाने से मना कर देती है, जिसको देखकर इस बंदे को काफी गुस्सा आ जाता है। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, तुमने मुझे मना कैसे किया। जिसके बाद और भी गुंडे यहाँ पर आ जाते हैं और इन दोनों को टॉर्चर करने का ट्राई कर रहे होते हैं। लेकिन तभी काइन इस बंदे का हाथ पकड़ लेता है, अरे ओए अंकल यहाँ से भाग जाओ वरना मैं तुम्हारी चटनी बना दूंगा। और वो इसे एक फटका मारकर नीचे गिरा देता है। इससे ये बंदा काफी गुस्से में आ जाता है और काइन के ऊपर दोबारा से अटैक करता है, पर काइन उसे फिर से नीचे गिरा देता है। हाँ भाई अंकल आ गया स्वाद। अबे ओए 1.5 फुटिए तू है कौन। मेरा नाम है काइन और मैं इन दोनों का स्टूडेंट हूँ। जिसके बाद ये बंदा दोबारा से खड़ा होकर काइन के ऊपर एक के बाद एक अटैक्स कर रहा होता है, पर काइन भी इसके सारे अटैक्स को बड़ी आराम से डॉज कर रहा होता है। और अब ये काइन के ऊपर सीधा अटैक करता है और काइन उसे एक ही फिंगर से रोक देता है और उसे उठाकर सीधा बाहर फेंक देता है। तुम सारे भी बाहर निकल जाओ वरना मैं तुम्हारी चटनी बना दूंगा, समझे। लेकिन ये छपरी मानने वाले कहाँ थे और मिली की गर्दन पर एक चाकू रख देते हैं, जिससे काइन को काफी गुस्सा आ जाता है और अगली पल ये दोनों भी बाहर होते हैं। उसके दोनों ही टीचर्स काइन से काफी खुश हो जाती हैं, तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने हमारी जान बचाई। अब ऐसे ही ट्रेनिंग करते करते काइन को इन दोनों के साथ 3 साल बीत जाते हैं और वो अब 8 साल का हो चुका है और इन दोनों को थैंक्स कर रहा होता है उसे ऐसी ट्रेनिंग करवाने के लिए। अब अगली सीन में काइन इस डेंजरस फॉरेस्ट में आ जाता है जहाँ पर वो काफी बड़े बड़े मॉन्स्टर्स को हराता है और उसका ये मैजिक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि उसे दूर से एक नाइट देख लेता है और उसको ऐसा लगता है कि कोई हमारे ऊपर हमला कर रहा है। जिसके बाद सारे के सारे नाइट्स जंगल की तरफ निकल जाते हैं और सारे लोगों की काफी फट रही होती है कि प्लीज गॉड हमें बचा लो। काइन ने भी यहाँ पर सारे के सारे मटेरियल को इकट्ठा कर लिया होता है और इस स्क्वाड के लीडर उसके डैड होते हैं। जब काइन यहाँ से जाता है तो उसकी ड्रेस का एक पार्ट यहीं पर गिर जाता है और जब ये सारे के सारे सोल्जर्स यहाँ पर आकर देखते हैं तो वो ये देखकर काफी हैरान हो जाते हैं कि यहाँ पर एक काफी बड़ा गड्ढा है। इस तरफ काइन ने काफी सारे वुल्व्स को हरा दिया होता है। ये देखकर उसकी दोनों ही टीचर्स काफी खुश हो रही होती हैं। ये बच्चा तो सच में काफी कमाल का है। और तभी हमें ये पता लगता है कि आज काइन की ट्रेनिंग का आखिरी दिन है, यानी कि आज वो ग्रेजुएट होने वाला है, जिसके बदले में वो इन दोनों को मैजिकल बैग्स देता है जो कि उसने खुद ही बनाए हैं। वो ये जानने के बाद काफी शॉक्ड हो जाती है कि ये दोनों बैग्स ब्लड ओगर और अर्थ ड्रैगन के मटेरियल से बने हुए हैं। ये सुनते ही मिली के हाव भाव चेंज हो जाते हैं। वो दोनों ही मॉन्स्टर्स काफी ज्यादा खतरनाक थे जिन्हें पूरी ए रैंक की पार्टी भी हरा नहीं पाई और तुमने उन्हें अकेले ही हरा दिया। जिसके बाद काइन उनसे ये कहता है ये मैजिकल बैग ज्यादा होल्ड नहीं कर सकता सिवाय मेरे घर के, इतनी छोटी चीज इसके अंदर काफी आराम से आ सकती है। ये सुनते ही मिली काफी शॉक्ड हो जाती है कि ये तो सच में काफी बड़ा है, पर ये उन्हें लेने से मना कर रही होती है क्योंकि ये बैग्स काफी कीमती हैं और कोई भी हमसे इन्हें चुरा सकता है। अरे ना ना इसकी टेंशन मत लो, हम तीनों के अलावा जो भी इन बैग्स को छुएगा तो इनका वजन काफी गुना बढ़ जाएगा और कोई भी इन्हें चुरा नहीं सकता। लगता है ये बच्चा सच में काफी ऊपर है। अरे यार फिर से गलती हो गई। ये सारी बातचीत खत्म हो जाने के बाद इन दोनों के जाने का टाइम हो जाता है। वो ये कहती है कि जब तुम बड़ी हो जाओ और तुम्हें कोई भी जरूरत
जरूरत हो तो तुम हमें बुला सकते हो। जाती हुई काइन भी उन दोनों को थैंक्स करता है। पर भाई घर आने के बाद इस बच्चे की क्लास लगनी शुरू हो जाती है। तुम्हारा ये है कि उस फॉरेस्ट में क्या कर रहा था? मैंने तो बस अपने थोड़े से मैजिक का इस्तेमाल करके उन दोनों मॉन्स्टर्स को मारा है और कुछ भी नहीं। क्या थोड़े से मैजिक का? मैंने तुमसे कितनी बार मना किया है कि अपने मैजिक का सही से इस्तेमाल करो। यहाँ पर सभी को ऐसा लगा कि मॉन्स्टर्स ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया है। अब ऐसे ही काइन की एक लंबी क्लास लगनी शुरू हो जाती है और ये बेचारा कुछ भी बोल नहीं पाता। अब अगली सीन में हम काइन को देखते हैं जो कि एक काफी खतरनाक ड्रैगन से लड़ रहा होता है और वो अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल करके और साथ में अपनी स्वॉर्ड से इस ड्रैगन को काफी आराम से हरा देता है। लेकिन जैसे वो अपने स्टैट्स को चेक करता है तो वो ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है कि उसका पावर लेवल पहले के मुकाबले काफी गुना बढ़ चुका है। लगता है मैंने फिर से कुछ कर दिया। मैजिक का लेवल 8 मिलियन होने के साथ साथ उसे एनिमी ऑफ ऑल मॉन्स्टर्स एंड ड्रैगन किलर का भी टाइटल मिल जाता है। अब ऐसे ही काइन को 2 साल बीत जाते हैं और वो अपनी फैमिली के साथ रॉयल कैपिटल में जा रहा है ताकि वो अपना डेब्यू कर सके। लेकिन आगे जाने से पहले हम ये जान लेते हैं कि काइन अब 10 साल का हो चुका है। अभी सारे ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं कि काइन की बहन स्कूल अटेंड करने वाली है। काइन अपने डैड से ये पूछता है कि हम सारे वहाँ तक कब पहुँचेंगे। वो ये कहते हैं अगर हमारे रास्ते में कोई भी मॉन्स्टर्स नहीं आए तो लगभग 1 हफ्ते में। ये सुनते ही वो अपनी सर्चिंग स्किल का इस्तेमाल करके ये पता लगाता है कि आगे 3 किलोमीटर दूर एक बैटल चल रही है। ये सुनकर उसके डैड भी काफी शॉक्ड हो जाते हैं। तुम तो काफी दूर का देख सकते हो। इनके 2 सोल्जर्स आगे चेक करने के लिए जाते हैं पर काइन ये कहता है कि वो टाइम पर नहीं पहुंच पाएंगे। अब वो अपनी बूस्ट का इस्तेमाल करके काफी तेजी से भागना शुरू कर देता है और इस कैरेज से भी आगे निकल जाता है। फिर हमें आगे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये मॉन्स्टर्स नाइट्स को मार रहे होते हैं। लेकिन अब भी कुछ नाइट्स हैं जो हार नहीं मानते। ये सारे के सारे नाइट्स यहाँ पर एक कैरेज को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं और जैसे ये मॉन्स्टर्स उनके ऊपर अटैक करने वाले होते हैं तभी काइन यहाँ पर आ जाता है और वो अपने एयर कटर का इस्तेमाल करके इन सारे मॉन्स्टर्स को काफी आराम से काट देता है। ये नाइट्स भी उसे देखकर काफी हैरान हो जाते हैं कि ये बच्चा यहाँ पर क्या कर रहा है। अरे अंकल, मैं आपकी हेल्प करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। जैसे ही कुछ मॉन्स्टर्स इन सोल्जर्स को मारने वाले होते हैं तभी काइन अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके इन सभी को खत्म कर देता है और इस आखिरी मॉन्स्टर को भी काइन अपनी फायर स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके बीच में से काट देता है। ये नाइट काइन से पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ पर कैसे आए। तभी उसके बाकी साथी भी यहाँ पर आ जाते हैं लेकिन ये नाइट नीचे गिर जाता है क्योंकि वो काफी ज्यादा इंजर्ड है। रुको, मैं आपको हील कर देता हूँ। और वो अपने हीलिंग मैजिक का यूज करके इन सभी को ही हील कर देता है। अब काइन उन सभी से कहता है कि तुम्हें रेस्ट करना होगा ताकि तुम्हारा ब्लड दोबारा से बन सके, क्योंकि मैं ब्लड नहीं बना सकता और न ही उन बंदों को वापस ला सकता हूँ जो कि मारे गए। पर वो मरी हुई नाइट्स की बॉडी को अपने आइटम बॉक्स में डाल लेता है और तभी उसके डैड भी यहाँ पर आ जाते हैं। लेकिन वो ये देखकर काफी हैरान थे कि काइन ने पहले ही सारा कुछ संभाल लिया है। लेकिन जैसे वो इस कैरेज को देखते हैं तो वो ये समझ जाते हैं कि ये एक ड्यूक की कैरेज है। तभी इसके अंदर से 2 लड़कियां बाहर आती हैं जिनमें एक का नाम है टेलिस्टिया और दूसरी है सिल्क। पर ये दोनों भी काफी ज्यादा वीक होती हैं। तो काइन अपने मैजिक का इस्तेमाल करके इन दोनों को ही एकदम सही कर देता है जिससे उनके दिमाग की सारी थकान दूर हो जाती है और ये दोनों काइन पर लट्टू हो जाती हैं। अब सिल्क उसका हाथ पकड़ लेती है कि मैंने तुम्हें लड़ते हुए देखा, तुम तो काफी कमाल के हो। वो ये पूछती है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो। काइन उनसे कहता है कि मैं तो बस कैपिटल में जा रहा था, तो चलो हमारे साथ चलो। और ये सारा कुछ देखकर उसके डैड भी हक्के बक्के रह जाते हैं। ये सारा कुछ क्या हो रहा है। अब अगली सीन में ये तीनों कैरेज में बैठकर जा रहे होते हैं जहाँ पर ये दोनों ही लड़कियाँ काइन से काफी ज्यादा चिपक कर बैठी होती हैं और भाई काइन को काफी ऑकवर्ड फील हो रहा होता है। ये दोनों काइन से कहती हैं कि तुम मुझे सिल्क बुलाओ और मुझे टेल्स। तभी एक नाइट इन सभी से कहता है कि वो रेनोमा टाउन में पहुंचने वाले हैं। अब ऐसे ही आगे चलते चलते टाउन आ जाता है और काइन यहाँ से निकलने का ट्राई कर रहा होता है पर ये दोनों ही उसको पकड़ लेती हैं कि तुम यहाँ से मत जाओ, हमारे साथ रहो, हम सारे एक साथ रेस्ट करेंगे। तभी उसके डैड यहाँ पर आ जाते हैं। भले ही काइन 10 साल का है लेकिन वो तुम्हारे साथ एक रूम में नहीं जा सकता। देखो ना अंकल, हमारी बात मान जाओ, हम दोनों कितनी प्यारी हैं। अगर आप चाहती हो तो मैं एक सोल्जर को आपके साथ भेज दूंगा। अरे नहीं, हमें काइन चाहिए, बस काइन। अब ये दोनों उसे मक्खन लगाना शुरू कर देती हैं कि प्लीज हमारे साथ रुक जाओ और काइन भी इनके साथ रुकने के लिए मान जाता है। पर वो ये कहता है कि हमारा रूम काफी बड़ा होना चाहिए, तीनों बेड्स एकदम दूर दूर। लेकिन भाई यहाँ पर तो कुछ उल्टा ही होता है, यानी कि इन तीनों के बेड्स एक साथ लगे होते हैं और काइन का एकदम सेंटर में। लेकिन अभी भी इन सभी के बेड्स के बीच
बीच में काफी स्पेस होता है, तो ये दोनों ही लड़कियां अपने बेड्स को काइन के पास ला रही होती हैं, जिसको देखकर काइन की फटनी शुरू हो जाती है। अब पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। टेल्स ये कहती है कि मुझे रात में काफी डर लगता है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गई। ये दोनों ही काइन को अपनी क्यूटनेस दिखा रही होती हैं। प्लीज हमारे साथ सो जाओ। यार अब मैं क्या करूं, चलो सो ही जाता हूं। फिर अगली सुबह ये सारे अपनी जर्नी पर निकल जाते हैं, पर काइन की हालत काफी गंदी होती है क्योंकि वो पूरी रात सोया नहीं था और ये दोनों ही उससे काफी चिपक कर सो रही थी। अब यहीं से हमारा सीन चेंज हो जाता है, जहाँ पर ये सारे कैपिटल में आ जाते हैं। ये बंदा पूछता है कि आपके साथ ये बच्चा कौन है? अच्छा ये इसका नाम है काइन और ये काफी स्ट्रॉन्ग है। अब ये सारे अपना अपना इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं। ये बंदा कहता है कि मेरा नाम है वॉन और मैं यहाँ के ऑर्डर का एक कमांडर हूँ और तुम्हारा शुक्रिया कि तुम हमारे मरे हुए सोल्जर्स की बॉडी को यहाँ पर लेकर आए। काइन भी इस बंदे से मिलने के बाद काफी इम्प्रेस हो जाता है, जिसके बाद ये दोनों बाहर आ जाते हैं और मरे हुए सोल्जर्स की बॉडी को कवर अप कर रहे होते हैं। वॉन उससे कहता है कि चलो तुम्हें किंग बुला रहे हैं। क्या मुझे, वो भी किंग? अगली सीन में काइन किंग के सामने खड़ा हुआ होता है। ये बंदा कहता है कि इसी बच्चे ने काफी खतरनाक मॉन्स्टर्स को मारकर प्रिंसेस और सिल्क को बचाया है। यहाँ पर खड़े हुए सारे लोग काइन की तारीफें कर रहे होते हैं। किंग उसे ही कहते हैं तुमने हमारी बच्ची को बचाया है तो मैं तुम्हें यहाँ का बैरन बनाता हूँ और तुम्हें एक मेंशन भी देने वाला हूँ और साथ में कुछ गोल्ड कॉइन्स भी। लेकिन तभी एक छपरी बीच में बोल जाता है ये तो बस 10 साल का बच्चा है और इसे इतना सारा कुछ। क्या तुम्हारे अंदर दम था कि तुम उन मॉन्स्टर्स को जान से मार पाओ? और ये बंदा अपने आप ही चुप हो जाता है। काइन के पास कोई और चॉइस नहीं होती तो वो इन सारी बातों को मानने के लिए रेडी हो जाता है। अब किंग जाते हुए उससे ये कहते हैं कि मैं तुमसे अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। इस तरफ काइन और उसके डैड किंग के आने का वेट कर रहे होते हैं। तुम मेरे काफी होनहार बेटे हो जो कि इतनी जल्दी प्रमोट हो गए। किंग भी यहाँ पर आते ही काइन के सामने झुक जाते हैं, तुम्हारा शुक्रिया। और उनके पीछे एक और बंदा होता है जो कि सिल्क के फादर हैं। तुमने मेरी बेटी की जान बचाई, उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। जिसके बाद किंग काइन से ये कहते हैं कि मैं तुम्हारे बारे में काफी कुछ जानता हूँ कि तुम मैजिक और स्वॉर्ड चलाने में काफी अच्छे हो और मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? ये भी कहता है अरे हाँ तुम मेरी बेटी सिल्क से भी शादी कर लो। अरे क्या दो शादी? इससे पहले काइन उन्हें मना करता तो किंग उसकी सारी पोल पट्टियाँ खोलनी शुरू कर देते हैं। तुम हमारी बच्चों के साथ कैरेज में चिपक कर बैठे थे और रात में उनके साथ सोए भी हो। अरे हाँ एकदम सही बात है, तुम्हें ही उनसे शादी करनी होगी। फिर हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये सारे बैठकर डिस्कस कर रहे होते हैं कि काइन उन सभी के लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और जब इन लड़कियों से ये पूछा जाता है क्या तुम काइन से शादी करने के लिए रेडी हो, तो वो फटाक से मान जाती हैं। तभी किंग भी यहाँ पर आ जाते हैं। तो चलो फिर मेरा यही फैसला है कि हम काइन को अपने किंगडम में रखने वाले हैं और तुम दोनों से उसकी शादी होगी। फिर हमारी कहानी प्रेजेंट में आ जाती है जहाँ पर काइन अपने डैड के पास आ जाता है और उनसे ये पूछता है कि अब मैं क्या करूँ? अरे ओए मुझे नहीं पता, और चिपक कर बैठ उनके साथ। काइन के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता तो वो इन दोनों से शादी करने के लिए मान जाता है। ये सुनते ही वो दोनों भी काफी खुश हो जाती हैं। जिसके बाद काइन टेम्पल में जाकर सभी गॉड्स के सामने प्रे कर रहा होता है और अब वो उसके सामने आ जाते हैं। काइन उन सभी को ये बताता है कि उसका स्टेटस काफी अजीब तरह से बिहेव कर रहा है। जिनोम उससे ही कहते हैं कि तुम पहले से काफी स्ट्रॉन्ग जो हो चुके हो और क्या तुम एक डेमी गॉड बनना चाहते हो? लेकिन ये सारी बातें काइन के सर के ऊपर से जा रही होती हैं। जिनोम उससे ही कहते हैं कि हमारे पास यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं है और हम यहाँ पर काफी ज्यादा बोर हो रहे हैं, क्या तुम हमारे लिए कुछ बना सकते हो? पर यहीं से हमारा सीन चेंज हो जाता है जहाँ पर काइन यहाँ से बाहर आ जाता है और उसकी मुलाकात पाल्मा से होती है। वो ये पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? यहाँ पर मेरे अंकल की दुकान है और मैं यहीं पर ट्रेनिंग करती हूँ। अब उसके अंकल भी यहाँ पर आ जाते हैं और पाल्मा उनसे कहती है कि इसका नाम है काइन और ये एक नोबल है। ये अंकल उसे लेकर अपनी शॉप में आ जाते हैं जहाँ पर काइन अलग अलग चीजों को नोटिस कर रहा होता है। यहाँ पर तो काफी सारी चीजें हैं, क्या आप मेरे लिए एक चीज बना सकते हो? पर वो क्या है? जिसके बाद काइन उन्हें वो गेम बनाकर दिखाता है और वो ये कहता है कि ये गेम सच में काफी इंटरेस्टिंग है। अरे हाँ ये गेम दिखने में काफी अच्छी लग रही है और मैं इसे काफी मोटे मुनाफे पर बेच सकता हूँ और हाँ इसको बनाने में जितना भी खर्चा आएगा वो सारे पैसे मैं दूंगा। ये लो एक गोल्ड कॉइन। जिसको देखते ही इस बंदे के सारे होश उड़ जाते हैं। वो ये कहता है कि तुम इसके बारे में चिंता मत करो, मैं इसे बनाने में पूरी मेहनत लगा दूंगा। जैसे ही काइन यहाँ से बाहर आता है तो रैने उसके सामने आ जाती है। वो ये कहती है कि तुम कहाँ पर चले गए थे और मुझे तुम्हें अपनी काफी सारी ड्रेसेस दिखानी है। अरे अरे तुम सारी ही ड्रेसेस में काफी सुंदर लगती हो, तुम्हारा शुक्रिया। अब वो इसे लेकर रूम में आ जाती है और उसे अलग अलग ड्रेसेस पहनकर दिखा रही होती है। काइन भी उससे कहता है कि तुम इन सारी ड्रेसेस में काफी सुंदर लग रही हो। अब अगली सीन में काइन दोबारा से उस बंदे के पास आ जाता है जिसने ये गेम यानी कि रिवर्सी को बना दिया है। काइन उसे कहता है कि ये तो बिल्कुल वैसे
वैसी है जैसे कि मैंने सोचा था। अब काइन इन सभी को ये बता रहा होता है कि आखिरकार इस गेम को कैसे खेलते हैं। पाल्मा ये कहती है कि ये गेम तो सच में काफी अच्छा है और मैं इसे बार बार खेलना चाहती हूँ। ये बंदा भी इस गेम को देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है, ये तो काफी ज्यादा बिकने वाला है। अब काइन उससे ये कहता है तो चलो इसके अलग अलग वर्जन्स बनाते हैं, कुछ आम लोगों के लिए और कुछ नोबल्स के लिए। यहाँ तक कि वो ये भी कहता है कि उसे कुछ नॉर्मल वाले भी चाहिए जो कि आम लोग भी अफोर्ड कर पाएं। ये बंदा काइन से कहता है कि हमें इन्हें बनाने के लिए काफी मोटा खर्चा लगने वाला है। ये सुनते ही काइन उसे दोबारा से गोल्ड कॉइन्स दे देता है, चलो अपना काम चलाओ, और वो भी काफी खुश हो जाता है। और अब ये दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट बना रहे होते हैं जिससे 3 साल तक ये सेम प्रोडक्ट कोई और बना नहीं सकता। जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाता है तो काइन उससे कहता है क्या तुम मुझे एक और रिवर्सी बनाकर दे सकते हो। इस तरफ ये गॉड्स भी रिवर्सी खेलते हुए उसे काफी एंजॉय करते हैं। लेकिन जैसे ही काइन अपने घर पर आता है तो मेड उससे कहती है कि सेरेमनी स्टार्ट हो चुकी है। ये सुनते ही काइन काफी शॉक्ड हो जाता है। अब वो जाकर जल्दी से कैरेज के अंदर बैठ जाता है। उसके डैड उससे ये कहते हैं कि आज तुम बैरन बनने वाले हो तो वहाँ पर काफी सारे लोग होंगे जो कि तुमसे ये कहेंगे कि हमारी बेटी से शादी कर लो, लेकिन तुम उन सभी का ध्यान रखना। अरे हाँ, मैं समझ गया। अब अगली सीन में ये सारे कासल में पहुँच जाते हैं, पर काइन काफी ज्यादा नर्वस होता है और जैसे ही लोग अंदर जाते हैं तो यहाँ पर वही बंदा होता है जो कि पहले काइन के खिलाफ था और उसके साथ कुछ बच्चे भी। अभी आगे जाने के बाद बाकी सभी से मिलते हैं और उसके फादर भी अपना इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं, पर ये सारे ऐसे बातें कर रहे होते हैं जैसे कि ये सब पहली बार मिले हों। और सिल्क भी काइन से काफी अच्छे से बातें कर रही होती है और काइन भी उसे देखकर काफी पिघल जाता है। जिसके बाद इन दोनों की रास लीला स्टार्ट हो जाती है और ये दोनों आंखों ही आंखों में बातें कर रहे होते हैं। ये सारा प्रेम प्रसंग देखकर उसके डैडी कहते हैं तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम 10 साल के हो, तुम्हारी हरकतें काफी अजीब हैं। अगली पल यहाँ पर किंग आ जाते हैं। आप सभी का शुक्रिया कि आप सब हमारे किंगडम को बचाने के लिए काफी मेहनत करते हो। जैसे ही उनकी स्पीच खत्म हो जाती है तो काइन उनके सामने आ जाता है, आपका शुक्रिया हमें यहाँ पर बुलाने के लिए। लेकिन भाई काइन यहाँ पर भी अपना छपरीपना दिखा रहा होता है और वो टेल्स की काफी ज्यादा तारीफें करता है। आपको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि मेरे सामने एक प्रिंसेस हो और मैं अपनी सांसें लेना भी भूल चुका हूँ। अयो दैया, ये तुम क्या बोल रहे हो। अब काइन किंग से ये कहता है कि मैं आपके लिए कुछ लेकर आया हूँ। वो क्या चीज है? और ये वही होती है यानी कि रिवर्सी। पर किंग उससे ये कहते हैं कि मुझे तुमसे अकेले में कुछ बातें करनी है, तो जैसे ही ये सेरेमनी खत्म हो जाए तो मुझसे मिलने आ जाना। जब उसके डैड उसके साथ यहाँ से जा रहे होते हैं वो ये कहते हैं कि तुमने मुझे इस गेम के बारे में कभी भी नहीं बताया, ये तुमने कब बनाई। जिसके बाद काइन उन्हें सारा माजरा समझा देता है और ये सुनने के बाद उसके डैड भी उससे काफी इम्प्रेस हो जाते हैं। तुम सच में काफी बड़ी हो चुकी हो, और वो यहाँ से चले जाते हैं। उनके जाते ही सिल्क यहाँ पर आ जाती है, क्या तुम मुझसे बात करना चाहोगे? क्योंकि टेल्स अभी यहाँ पर नहीं है तो चलो कुछ मस्ती करते हैं। फिर ये दोनों एक खोपची में आ जाते हैं। सिल्क उससे कहती है कि आप तो काफी अच्छी हो मास्टर काइन। अरे ओए, मुझे मास्टर मत बुलाओ, मुझे बोलो बस काइन। वो काइन के साथ मस्ती करने के लिए उसके नाम को बार बार दोहरा रही होती है, काइन काइन, और उसके ऊपर गिरने ही वाली होती है। तब ये बच्चे यहाँ पर आ जाते हैं। ओहो, यहाँ पर क्या चल रहा है? और आप तो इस ड्रेस में काफी सुंदर लग रही हो। और जानते हो ये बंदा अपने ख्याली पुलाव में डूबा हुआ होता है। ये लड़की मेरे पास आएगी और मुझसे चिपक जाएगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन वो इस बंदे से काफी अच्छे से बात करती है। ये बंदा कहता है, अरे ओए, तुम यहाँ पर बैठकर क्या कर रहे हो? चलो हमारे उस्ताद के सामने झुक जाओ, चलो जल्दी करो। अब काइन भी इस बंदे के सामने झुककर अपना इंट्रोडक्शन दे रहा होता है, मेरा नाम है काइन। अरे ओए, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारे सामने मास्टर हैबिट खड़े हुए हैं, तो इन्हें मास्टर कहकर बुलाओ। अरे बस थांबा थांबा, अगर तुम मुझसे माफी मांग लेते हो तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। पर काइन उसे ये कहता है कि माफी वो तो मुझसे तुम मांगोगे। हाँ हाँ, माफी और तुझसे, चल आजा फाइट करते हैं। अब बाहर आते ही काइन और सिल्क काफी ज्यादा चिपक रहे होते हैं। तुम दोनों चिपकना बंद करो और तुम मुझसे फाइट करो। और पहली बारी आती है इस छपरी की। मैं तो ये भूल गया कि मैजिक का इस्तेमाल कैसे करते हैं, पर अगली पल उसे ये बात याद आ जाती है और वो एक फायर मैजिक का इस्तेमाल कर रहा होता है। लेकिन ये फायर मैजिक काफी छोटा है और काइन इससे काफी आराम से बच जाता है। अब बारी आती है हैबिट के दूसरे साथी की, जो कि रॉक बुलेट का इस्तेमाल करता है, पर काइन भी इससे काफी आराम से बच जाता है। ये बंदे बार बार अपनी मैजिक का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन हर बार ही फुस हो जाते हैं। तभी सिल्क सामने आ जाती है, तुम ये सारे क्या कर रहे हो? ये कोई बैरन का बच्चा नहीं है, ये खुद ही बैरन है। जैसे ही वो इन सभी को ये बताती है कि काइन ने अकेले ही काफी सारे मॉन्स्टर्स को जान से मार दिया था, तो ये सुनते ही वो सारे काफी शॉक्ड हो जाते हैं और काइन के सामने झुक जाते हैं। अरे उस्ताद, हमें माफ कर दो। अरे जाओ जाओ, तुम्हें माफ किया।
और ये सारे बच्चे यहाँ से भाग जाते हैं। पर सिल्क काइन की टांग खींचना शुरू कर देती है कि मैं इस सभी के बारे में टेल्स को बताने वाली हूँ। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत करो मेरी माँ। हाँ तो एक काम करो, मेरे साथ डेट पर चलो। और तभी टेल्स भी यहाँ पर आ जाती है। तुम सारे क्या बातें कर रहे हो? तभी सिल्क उससे कहती है कि हम दोनों डेट पर जा रहे हैं। ये सुनते ही टेल्स भी काफी गुस्सा हो जाती है। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। काइन उनसे कहता है कि चलो हम सारे एक साथ चलते हैं। तभी किंग भी यहाँ पर आ जाते हैं। तुम सारे कहाँ पर जा रहे हो? टेल्स उनसे कहती है कि हम सारे डेट पर जा रहे हैं। ये सुनते ही काइन की काफी ज्यादा फट जाती है। ये तुम क्या बोल रही हो और किसके सामने? मुझे टेल्स के बारे में तुमसे कुछ बात करनी है, चलो मेरे साथ। वो इसे लेकर अंदर आ जाते हैं जहाँ पर ये दोनों बैठकर रिवर्सी खेल रहे होते हैं। किंग उससे कहते हैं कि तुम हमारी बच्चों के साथ डेट पर जा रहे हो और हाँ मेरी बेटी के साथ भी। ये सुनते ही काइन काफी नर्वस हो जाता है। पर ये तो एक टॉप सीक्रेट है तो इसके बारे में किसी को भी मत बताना। अब राजा का एक मंत्री काइन के पास आकर उसे उसके नए घर की चाबी दे देता है। वही कहता है हमारे राजा एक मीटिंग में बिजी थे, पर जब उन्होंने ये सुना कि तुम यहाँ पर आ रहे हो तो उन्होंने मुझे काफी जल्दी यहाँ पर भेज दिया ताकि मैं तुम्हें इस मैंशन की चाबी दे पाऊँ। काइन भी ये सुनने के बाद काफी खुश हो जाता है कि किंग यहाँ पर नहीं आ रहे हैं और आज वो काफी जल्दी घर जा सकता है। तभी सिल्क के डैड यहाँ पर आ जाते हैं। मैं तुम्हारे साथ रिवर्सी खेलना चाहता हूँ। अरे हाँ मैंने भी खेल लिए हैं। पर काइन ये देखकर शॉक्ड हो जाता है कि यहाँ पर काफी सारे लोग हैं जो कि उसके साथ रिवर्सी खेलना चाहते हैं। यहाँ से बाहर आने के बाद काइन इस मैप को फॉलो कर रहा होता है और फॉलो करते करते एक घर के सामने आ जाता है जिसकी कंडीशन काफी खराब होती है। पर काइन की इस बात से काफी ज्यादा फट रही होती है कहीं इस घर के अंदर कोई घोस्ट ना हो, क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा अंधेरा होता है और वो अपनी लाइट बॉल का इस्तेमाल करके यहाँ पर रोशनी कर देता है। इस घर की कंडीशन सच में काफी खराब होती है तो काइन अपने ऑल क्लीन मैजिक का इस्तेमाल करके इस पूरे घर को ही एक बार में रिपेयर कर देता है। ये जगह अब देखने में काफी सुंदर लग रही होती है। तभी उसकी मेड भी यहाँ पर आ जाती है जिसका नाम है सिल्विया। काइन भी उसे देखकर काफी खुश हो जाता है और उसके साथ में काफी सारी मेड्स और भी होती हैं। वही कहती हैं कि हम तुम्हारी सेवा में एकदम तत्पर हैं। इनके साथ में एक और बंदा आता है जिसका नाम है कोलान और ये एक बटलर है। सिल्विया के अंदर अचानक से ही जान आ जाती है और वो सारी मेड्स को ये ऑर्डर देती है जाकर वहाँ पर सफाई करो। पर जैसी वो सफाई करने का ट्राई करती है तो वो ये कहती है कि यहाँ पर कोई भी धूल नहीं है। अरे मैंने तुम्हारे आने से पहले ही सारी धूल साफ कर दी। जिसके बाद कोलान काइन से कहता है कि हम यहाँ पर सारा कुछ संभाल लेंगे, आप अपने घर जा सकते हो। ये सुनने के बाद काइन भी काफी शॉक्ड हो जाता है। अरे आज तो मेरे बड़े भाई घर पर आ रहे हैं। अब घर आने के बाद ये सारे बातें कर रहे होते हैं। रेनी ये कहती है कि काइन मैं भी तुम्हारे नए घर में जाना चाहती हूँ। पर उसके बड़े भाई ये कहते हैं मैंने तो ऐसा सुना है कि वहाँ पर भूत रहते हैं, तो क्या हुआ काइन मुझे प्रोटेक्ट करेगा, क्यों है ना काइन। अब अगली सीन में ये सारे काइन के इस न्यू मेंशन में आ जाते हैं और वो ये देखकर काफी ज्यादा शॉक थे कि ये मेंशन एकदम ब्रांड न्यू है। उसके डैडी ये कहते हैं जब मैं पहले यहाँ पर आया था तो ये घर काफी टूटा फूटा था, क्या तुमने कुछ किया है? मैंने बस थोड़ी सी मैजिक का इस्तेमाल किया है और कुछ भी नहीं। जिसके बाद ये सारे लाइब्रेरी में आ जाते हैं और ये सारी जगह देखकर काफी इम्प्रेस हो रहे होते हैं। पर तभी अचानक यहाँ से सिल्विया के चिल्लाने की आवाज आती है। काइन को ऐसा लगता है कि शायद से यहाँ पर मॉन्स्टर्स ने अटैक कर दिया है। पर यहाँ पर आते ही ये बात क्लियर हो जाती है कि सारे इस ड्रैगन से डर रहे हैं जो कि काइन ने यहाँ पर लगाया है और ये एक स्टैचू है। उसके डैड की ये देखकर फटनी शुरू हो जाती है, ये क्या चीज है और ये यहाँ पर क्या कर रहा है। काइन उन्हें सारी बातें एक्सप्लेन करता है कि वो कुछ टाइम पहले जंगल में गया था जहाँ पर उसने इस ड्रैगन को हराया था, यानी कि ये जो स्टैचू है वो सच में एक रियल ड्रैगन है। उसके डैड ये कहते हैं कि ये तो एक काफी खतरनाक ड्रैगन है जिसे ए रैंक की टीम भी हरा नहीं पाई क्योंकि ये एक रेड ड्रैगन है और तुमने इसे हरा दिया। काइन ये सुनने के बाद काफी शॉक्ड हो जाता है कि इस ड्रैगन की कीमत कम से कम 10 मिलियन येन है। अभी सारे फैमिली वाले बात कर रहे होते हैं कि काइन का एक न्यू मेंशन बन चुका है तो इसके लिए उसे पार्टी देनी होगी। बटलर ये कहता है कि मैंने आपके लिए सारी लिस्ट बना दी है। पर जैसे काइन इसको चेक करता है तो इसके अंदर उस बंदे का भी नाम होता है जिसका नाम है मार्कस। अब काइन कोलान से कहता है कि हम इसे भगा नहीं सकते, पर वो इसके लिए मना कर देता है क्योंकि ये बंदा भी एक नोबल है। पार्टी के बारे में सोचते ही काइन का दिमाग घूमना शुरू हो जाता है। यहाँ पर काफी सारे लोग आएंगे, उनका खाना और मैं उन सभी को क्या गिफ्ट दूंगा। अब अगली सीन में हम काइन को देखते हैं जो अपने मैजिक का इस्तेमाल करके कुछ ग्लासेस बना रहा होता है। वो डिसाइड करता है कि वो इन्हीं ग्लासेस को नोबल्स को देगा जो काफी यूनिक हैं। इस तरफ भी खाना बनकर रेडी हो जाता है और ये है हैम बर्गर्स। और जैसी सिल्विया इन्हें टेस्ट करती है तो उसे ये काफी ज्यादा
ज्यादा पसंद आते हैं। अब काइन ये बताता है कि मैंने एक वाइन भी बनाई है जिसका नाम है स्पार्कलिंग वाइन, जिसके लिए मैंने अपने मैजिक का इस्तेमाल किया है। और जैसे सिल्विया इसे ट्राई करती है तो ये भी उसे काफी ज्यादा अच्छी लगती है। देखते ही देखते सिल्विया एक के बाद एक ड्रिंक्स को गटकना शुरू कर देती है। अब काइन किंग के पास आ जाता है जो कि उससे थोड़े से गुस्सा होते हैं। तुम्हारी तरफ से मुझे कोई भी इनविटेशन नहीं आया, क्या मैं जान सकता हूँ वो क्यों? किंग की इस बात से काफी सुलग रही होती है कि काइन ने उन्हें पार्टी में इनवाइट नहीं किया। एरिक ये कहता है देखो मेरे पास भी इनविटेशन है। काइन भी किंग को समझाने का काफी ट्राई कर रहा होता है कि वो उन्हें इनविटेशन कार्ड देने वाला था, पर किंग काफी बिजी थे। ये सारी बातें मैं नहीं जानता, मुझे भी इनविटेशन कार्ड चाहिए। ये मिलते ही किंग काफी खुश हो जाते हैं। हाँ भाई नल्ले, ये रहा मेरा इनविटेशन कार्ड, अब उड़ा मजाक। जाने से पहले ये दोनों काइन से कहते हैं कि हम तुम्हारी पार्टी में आने के लिए एकदम तैयार हैं और साथ में सिल्क और टेल्स को भी अपने साथ लेकर आएंगे। इस तरफ ये सारी मेड्स इस बात को सुनने के बाद काफी शॉक्ड हो जाती हैं कि किंग भी इस पार्टी में आने वाले हैं। काइन उन्हें समझाते हुए कहता है कि ये सारा कुछ इसीलिए है क्योंकि टेल्स और सिल्क दोनों ही मेरी फियांसे हैं। सिल्विया उनसे कहती है चाहे कोई भी आए हमें बस अपना बेस्ट देना है। यहीं से हमारा सीन चेंज होकर पार्टी पर आ जाता है जहाँ पर ये सारे के सारे मेहमान पार्टी में आ रहे होते हैं। यहाँ तक कि एरिक भी सिल्क को लेकर यहाँ पर पहुँच जाता है और जैसे ये दोनों अंदर आते हैं तो वो ये देखकर काफी हैरान हो जाते हैं कि उनके सामने एक रेड ड्रैगन है। तभी सिल्क फटाक से ये कहती है कि मैं भी एक दिन इसी घर में रहूंगी। अरे हाँ, इसमें अभी काफी टाइम है। अब अगले सीन में काइन इन सभी को थैंक्स करता है कि वो सारे यहाँ पर आए। मैंने आप सभी के लिए कुछ ड्रिंक्स और फूड का भी इंतजाम किया है, तो आप सारे एंजॉय करो। चीयर्स। एरिक तो इस ड्रिंक को पीते ही हवा में उड़ने लग जाता है और साथ में वो इस ग्लास की भी तारीफें करता है कि ये ग्लास काफी अच्छा है। काइन उससे कहता है कि ये ग्लास आप सभी के लिए एक गिफ्ट है जिसे आप सभी अपने घर लेकर जा सकते हो। जब ये सारी बातें कर रहे होते हैं तभी अचानक से किंग भी यहाँ पर आ जाते हैं, जिसको देखकर ये सारे लोग काफी चौंक जाते हैं। तुम सारे हैरान मत हो, मैं तुम्हें यहाँ पर परेशान करने नहीं आया हूँ, मैं भी इस पार्टी को एंजॉय करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। जैसे ही किंग ये ड्रिंक पीते हैं तो वो भी काफी खुश हो जाते हैं। अरे वाह मामा मिया। वो टेल से ये पूछते हैं कि तुम्हें ये खाना कैसा लगा? हाँ ये खाना सच में काफी अच्छा है। तभी क्वीन भी यहाँ पर आ जाती है। वो सच में काफी अच्छी चीज है, क्या तुम उसे हमारे महल में लगवा सकते हो? और यहाँ पर वो जेट स्प्रे की बात कर रही होती हैं। अब किंग भी इसे यूज करते हैं और उन्हें भी काफी मजा आ जाता है। तुम कल ही इसे हमारे महल में लगवा दो। ये सारा सामान और साथ में खाना पीना देखकर किंग काइन की तारीफें करते हैं कि ये सारा कुछ सच में काफी अच्छा है। तभी कोलान यहाँ पर आ जाता है। सुनो मास्टर, बाहर कोई आया है और ये बंदा कोई और नहीं बल्कि मॉर्किस है। तुम्हारा घर तो एक डॉग हाउस की तरह लग रहा है। पर जैसे वो अंदर आता है तो वो ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है कि उसकी आंखों के सामने एक काफी बड़ा रेड ड्रैगन है। अब सारे लोग उसे देखकर ही कहते हैं कि ये फुद्दू दोबारा से यहाँ पर आ गया, इसके पास तो कोई भी मैनर्स नहीं है। काइन उसे जैसे ही ये ड्रिंक सर्व करता है तो वो झूठ बोलते हुए ये कहता है कि ये ड्रिंक बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, एकदम बकवास। काइन भी उसकी सारी हरकतों को नोटिस कर रहा होता है। ये बंदा तो सच में काफी ठरकी है और मैं इसे सबक सिखा दूंगा। लेकिन ये एक हाई रैंक बंदा है तो काइन इसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, इसीलिए वो इसे गिफ्ट में ये ग्लास देता है। मॉर्किस ये कहता है कि ये सारे ग्लासेस तो काफी अच्छे हैं और मुझे ये सारे के सारे चाहिए और साथ में ये सारे ड्रिंक्स भी। लेकिन काइन उसे ये देने से मना कर देता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मना करने की? अरे रुको रुको, मैं आपको एक स्पेशल चीज देने वाला हूँ। अच्छा तो वो क्या चीज है, मेरे पास लेकर आओ। लेकिन जैसे काइन यहाँ से हटता है तो उसके पीछे किंग खड़े हुए होते हैं, जिनको देखकर मॉर्किस की काफी ज्यादा फट जाती है और वो किंग के सामने झुक जाता है। अरे प्लीज माई बाप, मुझे माफ कर दो, मेरे मुंह से निकल गई। किंग भी उसकी बातों पर बिलीव नहीं करते। आज मैंने तुम्हारा बिहेवियर देख लिया है और इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तभी सिल्क काइन के पास आ जाती है। मैं ये जानती हूँ कि ये सारा कुछ तुम्हारा प्लान था। और किंग भी उसके पीछे आ जाते हैं। तुमने मुझे क्या कहा था, मैं एक स्पेशल सरप्राइज हूँ, वो भी मॉर्किस के लिए। अरे हाँ, मुझे माफ कर दो। फिर भाई किंग उसे लेके अपने रूम में आ जाते हैं और उसे लगातार 2 घंटों तक डांट रहे होते हैं, जिससे काइन की हालत काफी गंदी हो जाती है। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। अब यहाँ से जाते हुए काइन की मुलाकात दाइम से होती है, जो उसे लेकर एक रूम में आ जाता है। दाइम उससे कहता है कि तुम अपना सारा सामान यहाँ पर रख सकते हो और साथ में मॉन्स्टर्स के मटेरियल भी। काइन उसे कहता है कि ये जगह काफी छोटी पड़ जाएगी। क्यों, क्या बात है, क्या तुम आज काफी बड़े मॉन्स्टर्स लेकर आए हो, जैसे कि रेड ड्रैगन? अरे ना ना, आज वाले मॉन्स्टर्स इससे भी काफी ज्यादा बड़े हैं, जैसे कि एक अर्थ ड्रैगन। ये सुनते ही दाइम के पैरों के नीचे से जमीन खिसकनी शुरू हो जाती है, क्योंकि एक अर्थ ड्रैगन काफी खतरनाक और बड़ा होता है। ये उसे लेकर एक ग्राउंड में आ जाता है, जहाँ पर काइन अपने सारे के सारे मॉन्स्टर्स को बाहर निकाल देता है। वो ये देखकर काफी शॉक था
कि ये मॉन्स्टर्स बड़े होने के साथ साथ एस रैंक के भी हैं। जैसे ही काइन ये सारा काम खत्म करके यहाँ से जा रहा होता है तभी दाइम उसको रोक लेता है। क्यों ना आज एक साथ प्रैक्टिस करें और हमारी कैप्टन भी तुमसे मिलकर काफी खुश होंगी। काइन के पास कोई और चॉइस नहीं होती तो वो भी इसकी बातों को मान लेता है। दाइम उसे लेकर अपने साथियों के सामने आ जाता है, यानी कि नाइट्स के। तभी एक नाइट उसके सामने आ जाता है। क्या तुम मुझसे लड़ने के लिए तैयार हो? और तुम एक छोटे बच्चे हो तो मैं तुम्हें पहला मौका दे रहा हूँ मेरे ऊपर अटैक करने का। ये सुनते ही काइन भी फॉर्म में आ जाता है और वो पहले इस्तेमाल करता है बूस्ट का, जिससे उसकी स्पीड काफी गुना बढ़ जाती है और वो इस नाइट की स्वॉर्ड को भी तोड़ देता है। हारने के बाद नाइट भी उसके सामने झुक जाता है, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें काफी अंडर एस्टिमेट किया। जिसके बाद ये सारे एक साथ काइन से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और काइन भी इनके बीच में होता है। लेकिन तभी अचानक से ऊपर से एक आवाज आती है और शायद से ये उनकी कैप्टन है, जो कि उनके बीच में आकर कूद जाती है और जल्दी से काइन को गले से लगा लेती है। दाइम उसे ही कहता है कि यही हमारी कैप्टन है। ये सुनते ही काइन भी काफी शॉक्ड हो जाता है, क्या एक लड़की और तुम्हारी कैप्टन? लेकिन जैसे ही कैप्टन को ये पता लगता है कि काइन वही बच्चा है जिसने एक साथ 30 ऑगर्स को जान से मारा था, तो वो ये कहती है कि चलो मुझसे फाइट करो। यहाँ पर खड़े हुए सारे नाइट्स ये सोचते हैं कि काइन हमारी कैप्टन से कैसे जीत सकता है, जिनकी स्वॉर्ड स्किल्स काफी गॉड लेवल की हैं। काइन उनसे ये कहता है कि मेरे पास एक वुडन स्वॉर्ड है और आपके पास एक रियल स्वॉर्ड, चिंता मत करो, मेरी स्वॉर्ड इतनी भी शार्प नहीं है। और अब इन दोनों के बीच में एक फ्रेंडली बैटल स्टार्ट हो जाती है और ये दोनों ही काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं। कैप्टन भी उसके साथ फाइट करने के लिए फुल पावर्स का इस्तेमाल कर रही होती है। सारे नाइट्स ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाते हैं कि काइन ने उनकी कैप्टन को मजबूर कर दिया कि वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करें। पर काइन की स्पीड पहले से काफी गुना बढ़ जाती है और वो कैप्टन को हराते हुए उनकी गर्दन पर अपनी वुडन स्वॉर्ड रख देता है। ये मैच यहीं पर एंड होता है और कैप्टन भी अपनी हार को मान लेती है। अब वो जल्दी से काइन को गले से लगा लेती है। मैंने ये बात डिसाइड कर ली है कि मैं तुमसे शादी करूंगी। ये सुनते ही काइन काफी शॉक्ड हो जाता है, आप मुझसे शादी कैसे कर सकती हो, मैं तो बस 10 साल का हूँ। तो चलो पहले मैं तुम्हें अपने बारे में बताती हूँ। मेरा नाम है टिजुआना और मैं एक एल्फ हूँ और एज की चिंता मत करो, मैं कम से कम 300 सालों तक जिंदा रह सकती हूँ। ये सारी बातें सुनने के बाद काइन के दिमाग की सनकनी शुरू हो जाती है। वो ये सोचता है अगर मैंने इन्हें हाँ कर दिया तो वो सारे लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। दाइम मेरी हेल्प करो। लेकिन दाइम तो घोड़े बेचकर सो रहा होता है। अबे ओए छपरी उठ जा। जुआना दाइम से कहती है कि मैं अपने सारे डिसीजंस खुद नहीं ले सकती और इसीलिए मैं किंग से बात करना चाहती हूँ। जैसे ही काइन ये सारी बातें सुनता है तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है, क्योंकि अगर किंग को इस बारे में पता लगा कि काइन तीसरी शादी कर रहा है तो वो इसकी खाट खड़ी कर देंगे। फिर भी ये काइन को खींचकर वहाँ पर ले जाते हैं, यानी कि किंग के सामने। जुआना किंग को सारी बातें बताती है कि आज क्या क्या हुआ। वो ये कहती है कि मैं काइन से शादी करना चाहती हूँ। ये सुनते ही उन दोनों के होश उड़ जाते हैं, यानी कि किंग और एरिक के। यानी कि काइन अब पूरी तरह से फंस चुका है। जिसके बाद वो अपने डैड के पास आ जाता है। वो ये कहते हैं क्या तुम जुआना को जानते हो कि वो कौन है? अब वो काइन को जुआना के बारे में बताना शुरू करते हैं और साथ में एल्व्स के भी। वो ये कहते हैं हमारे यहाँ पर एल्व्स एक अलग ही किंगडम में रहती हैं और जुआना वहाँ की प्रिंसेस है। फिर हमें दोबारा से पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किंग जुआना से बातें कर रहे होते हैं। वो ये कहते हैं शायद तुम इस बारे में नहीं जानती कि काइन की शादी पहले ही सिल्क और टेल्स के साथ तय हो चुकी है। भाई ये सुनते ही जुआना के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। काइन ये कहता है मुझे माफ करना, मुझे इस बारे में तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था। लेकिन भाई यहाँ पर सारा कुछ एकदम उल्टा होता है, यानी कि जुआना काइन को गले से लगा लेती है। मैं तुमसे अब भी और भी ज्यादा प्यार करती हूँ और तुमसे शादी करने के लिए एकदम रेडी हूँ। अच्छा ठीक है, तुम इससे शादी कर सकती हो, पहले इसके बारे में अपने डैड को बता दो। और वो काइन को उठाकर यहाँ से ले जाती है। पर उसके जाने के बाद दाइम किंग से कहता है जब मैंने काइन से ये पता किया क्या वो गॉड का एक डिसाइपल है तो उसने काफी अजीब सा रिएक्ट किया। किंग ये कहते हैं पक्का दाल में कुछ तो काला है, लेकिन हम इस बात का पता कैसे करें? अब अगली सीन में काइन काफी थक कर यहाँ से जा रहा होता है। तभी दाइम उसके सामने आ जाता है। क्या हुआ, तुम काफी थकी हुई लग रहे हो। वो ये कहता है मैं जुआना के साथ काफी लंबे टाइम से डेट पर जा रहा हूँ और यहाँ पर डेट का मतलब है स्वॉर्ड प्रैक्टिस और इससे उसे मास्टर स्वॉर्ड पर्सन का भी टाइटल मिल जाता है। काइन अभी दाइम को ये सारी बातें बता ही रहा होता है, पर दाइम उसे खींचकर यहाँ से ले जाता है। चलो तुम्हें किंग बुला रहे हैं। जिसके बाद किंग उसे एक एम्परर लेवल की मैजिक बुक दिखाते हैं, जिसको देखकर काइन भी काफी शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि ये बुक काफी इम्पोर्टेंट और काफी रेयर है।
काइन उनसे कहता है, क्या मैं इसे पढ़ सकता हूँ? अरे हाँ हाँ क्यों नहीं। और जैसे काइन इसे पढ़ना शुरू करता है तो इसके अंदर अलग अलग तरह की मैजिक्स के बारे में लिखा होता है। किंग भी ये देखकर काफी हैरान हो जाते हैं कि काइन इस बुक को पढ़ सकता है। किंग उससे ये कहते हैं, क्या तुम ये बात जानते हो कि इस बुक को तुम्हारे अलावा हम में से कोई भी पढ़ नहीं सकता? हाँ मैं देख रहा हूँ इस बुक के अंदर कोई और ही लैंग्वेज लिखी हुई है, जैसे कि जापानीज। और जिस इंसान ने ये किताब लिखी थी उनका नाम था किंग यूरिया, जो कि यहाँ के पहले किंग थे। काइन हमें सारा कुछ सच सच बताओ कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। ये सुनते ही काइन के मन में अलग अलग तरह के सवाल उठ रहे होते हैं। अगर मैं इन सभी को ये बता देता हूँ कि मैं यहाँ पर रिइंकार्नेट हुआ हूँ तो क्या सारा कुछ सही हो जाएगा? जिसके बाद काइन ये डिसाइड करता है कि वो इन सभी को सारा कुछ बताएगा। वो ये कहता है कि मुझे अपनी सारी पास्ट की मेमोरीज याद हैं। मैं इस वर्ल्ड में रिइंकार्नेट हुआ हूँ और पहले मैं जापान में रहा करता था। ये सुनते ही किंग और उसके डैड काफी शॉक्ड हो जाते हैं। वो ये कहते हैं, क्या तुम सच में मेरे ही बेटे हो? ये सारे उससे कहते हैं, अगर यहाँ के लोगों को तुम्हारे बारे में पता लगा कि तुम कौन हो तो वो तुम्हारे सामने झुक जाएंगे और तुम्हें भगवान मानना शुरू कर देंगे। पर काइन इन सारी चीजों से मना कर रहा होता है। वो ये कहता है कि मुझे ये सारा कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस एक नॉर्मल लाइफ चाहिए। ये सारे उसकी बातों को काफी गौर से सुन रहे होते हैं और काइन उनसे कहता है कि अब आपको मेरी सच्चाई के बारे में सारा कुछ पता चल चुका है। क्या आप मुझसे अब भी वैसे ही नॉर्मल बिहेव करोगे या फिर सारे चेंज हो जाओगे? पर किंग के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा होता है। क्या तुम यहाँ के नेक्स्ट किंग बनना चाहोगे? अरे नहीं, मुझे किंग नहीं बनना। तभी जुआना भी यहाँ पर आ जाती है और उसे भी काइन के साथ शादी करने की परमिशन मिल चुकी है। लेकिन जैसी ये बात सिल्क और टेल्स को पता लगती है तो वो काइन के ऊपर गुस्सा करने लग जाती हैं। तुमने उससे शादी करने के लिए हाँ क्यों बोला? तभी जुआना भी यहाँ पर आ जाती है। चलो डेट पर चलते हैं। और वो इसे खींचकर यहाँ से ले जाती है। लगता है मेरी फिर से वाट लगने वाली है। फिर हम काइन को देखते हैं जो कि इस किताब को पढ़ने का ट्राई कर रहा होता है, जो कि जापानीज में है। और इसमें ये लिखा हुआ था कि मेरा नाम है यूया और मैं इस जगह का पहला किंग हूँ। और जो भी इस किताब को पढ़ रहा है उसका मतलब ये है कि वो भी मेरी तरह ही एक दूसरे वर्ल्ड से यहाँ पर आया हुआ है। इस बुक को पढ़ते हुए काइन को ये समझ आता है कि जो पहले किंग यहाँ पर आए थे उन्हें यहाँ पर समन किया गया था, यानी कि उनकी ओरिजिनल फॉर्म में। काइन ये सोचता है, पर मैं तो यहाँ पर रिइंकार्नेट हुआ हूँ। तभी सिल्क और टेल्स भी यहाँ पर आ जाती है। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? प्लीज हमें भी अपने साथ पढ़ने दो। लेकिन भाई काइन उन दोनों को ही मना कर देता है और यहाँ से चला जाता है। फिर अगली सुबह हम काइन को देखते हैं जो काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि आज वो 12 साल का हो चुका है और अब वो एक एडवेंचरर बन सकता है। जिसके बाद काइन एडवेंचरर गिल्ड में आ जाता है, पर यहाँ वो एक बंदे से टकरा जाता है। वो ये कहता है, अरे ओए बच्चे, क्या तुम पहली बार यहाँ पर आए हो? काइन ये कहता है कि मैं आज 12 साल का हो चुका हूँ और मुझे एक एडवेंचरर बनना है। अरे ओए मुन्ना, एडवेंचरर बनना इतना भी आसान नहीं होता। और ये खाली फोकट ही काइन को एडवाइस देकर यहाँ से चला जाता है। रिसेप्शन पर आने के बाद काइन ये सोचता है, क्या मुझे अपने नाम के आगे बैरन लिखना चाहिए? लेकिन वो बस काइन लिखकर इस फॉर्म को दोबारा से सबमिट कर देता है। जिसके बाद काइन अपनी फिंगर से ब्लड निकालकर इस क्रिस्टल के ऊपर लगा देता है, जिससे उसे यहाँ का जी रैंक कार्ड मिल जाता है। मैम आपका शुक्रिया, प्लीज मुझे मैम मत बुलाओ, मेरा नाम है रेटिया। रेटिया, क्या हाल बा? क्या तुम हमारे साथ बाहर चलोगी मौज मस्ती करने के लिए? काफी मजा आएगा। ये बंदा काइन के भी एक जोरदार लात मारता है, पर काइन इससे बड़ी आराम से बच जाता है, जिसको देखकर इस बंदे की काफी ज्यादा फट जाती है और वो खुद ही नीचे गिर जाता है। उसके साथ ही भी काइन को मारने का ट्राई करते हैं, पर काइन उनसे भी काफी आराम से बच रहा होता है। ये सारा कुछ देखकर वही बंदा दोबारा से यहाँ पर आ जाता है, जिसको देखकर इन सभी की फटनी शुरू हो जाती है। तुम तो वही हो ना, क्लाउड आइस फ्लेम पार्टी से। अगर तुम्हें लड़ना है तो आकर मुझसे लड़ो, इस छोटे बच्चे को परेशान क्यों करते हो? पर इन सभी की ऑलरेडी ही काफी ज्यादा फट चुकी होती है और वो सारे यहाँ से भाग जाते हैं। अब क्लाउड काइन के पास आ जाता है और ये दोनों ही एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं। क्लाउड उससे कहता है, तुमसे मिलकर मुझे काफी अच्छा लगा। जिसके बाद ये दोनों एक साथ बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। क्लाउड उससे कहता है कि तुम तो मुझे काफी एक्सपीरियंस लगते हो, तुम्हारे मूव्स काफी कमाल के हैं। अरे हाँ, जब मैं छोटा था मैं तभी से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मेरे 2 एडवेंचरर्स गुरु भी थे, यानी कि टीचर्स। अब काइन उससे ये पूछता है कि वो सारे बंदे बात कर रहे थे कि आप आइस फ्लेम पार्टी से हो, तो इसका मतलब क्या है? वो ये कहता है, अरे वो तो मेरी पार्टी का नाम है क्योंकि मैं फायर सॉर्ड यूज करता हूँ और मेरी वाइफ आइस मैजिक। क्लाउड उससे ये कहता है, तुम्हारी पार्टी के अंदर एक काफी ट्रस्टवर्दी बंदा होना चाहिए जिससे कि तुम अपने रैंक को बढ़ा सको। ये देखो मेरे पास गोल्ड कार्ड भी है। ये देखकर काइन भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो ये समझ जाता है कि क्लाउड एक ए रैंक का एडवेंचरर है। लेकिन वो ये कहता है कि उसे पहले किंग की तरह एडवेंचरर बनना है जो कि SSS रैंक के एडवेंचरर थे और काफी ज्यादा पावरफुल
पावरफुल भी। लेकिन तभी उसकी वाइफ यहाँ पर आ जाती है, जो कि आते ही क्लाउड के ऊपर बरसना शुरू कर देती है। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुमने एक क्वेस्ट ली है तो चलो उसे पूरा करो। और इस पावरफुल लेडी का नाम है लीना। काइन उससे कहता है मुझे माफ करना क्लाउड, मेरी वजह से लेट हो गए क्योंकि वो मेरी जान बचा रहे थे। ये सुनते ही लीना का गुस्सा शांत हो जाता है। काइन भी उससे मिलने के बाद काफी खुश होता है और लीना क्लाउड का कान पकड़कर उसे यहाँ से ले जाती है। अब चलो यहाँ से। फिर काइन अपनी पहली क्वेस्ट लेने के बाद बाहर आ जाता है, जहाँ पर उसे जोआना मिल जाती है। मैं तुम्हें काफी टाइम से ढूंढ रही हूँ, तुम कहाँ थे? काइन ये कहता है कि वो 12 साल का हो चुका है तो उसने अपनी पहली क्वेस्ट ले ली है और वो उसे पूरा करने के लिए जा रहा है, तो चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। ये सुनते ही काइन यहाँ से भागने का ट्राई करता है पर जोआना उसे पकड़ लेती है। ऐसे कैसे? अब अगली सीन में ये दोनों उस जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर एक साथ काफी सारे गॉब्लिन्स ने अटैक किया है और यहीं पर एक बंदा भी घायल होता है और कुछ गॉब्लिन्स उसके ऊपर अटैक करने वाले होते हैं। लेकिन ये दोनों सारे के सारे गॉब्लिन से फाइट करना शुरू कर देते हैं और साथ ही में काइन इस बंदे को भी हील कर देता है। फिर हम जोआना को देखते हैं जो कि अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके सारे के सारे गॉब्लिन्स को बड़ी आराम से मार रही होती है और उसे काइन के साथ काफी अच्छा लग रहा होता है। वो ये सोचती है कि काइन उसके लिए एकदम परफेक्ट है और वो उससे काफी जल्दी शादी भी कर लेगा। और तभी यहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर्स आ जाते हैं और काइन अपने मैजिक का इस्तेमाल करके उन सभी को अंधा कर देता है और बाद में अपने आइस क्रिस्टल से उन सभी को जान से मार देता है। ये सारा कुछ देखकर ये दोनों भी हक्के बक्के रह जाते हैं। फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काइन के अटैक से एक काफी बड़ा गड्ढा हो चुका है जिसको उसकी पुरानी टीचर्स भी देख रही होती है और वो यहाँ से चली जाती है। दोबारा से गिल्ड में आने के बाद काइन रेटिया को ये बताता है कि उसने गलती से ग्रीन लिजर्ड को जान से मार दिया। ये सुनने के बाद वो काफी शॉक्ड हो जाती है क्योंकि ग्रीन लिजर्ड एक डी रैंक का मॉन्स्टर है और अगर वो ग्रुप में आते हैं तो वो सी रैंक के हो जाते हैं। लेकिन जैसे काइन उससे कहता है कि उसने एक साथ 30 ग्रीन लिजर्ड को मारा है तो ये सुनते ही रेटिया काफी शॉक्ड हो जाती है। अयो अम्मा, एक साथ 30। अब वो इसे लेकर अपने गिल्ड मास्टर के पास आ जाती है जिनका नाम है चैड्रिक। वो ये कहते हैं कि मैं इस बात पर बिलीव नहीं कर सकता कि तुमने एक साथ 30 ग्रीन लिजर्ड को हराया है, ये तो इम्पॉसिबल है। अरे ओए अंकल, मैंने सच में उन्हें हराया है, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ, तुम बस एक नॉर्मल से बच्चे हो और तुम ये चाहते हो कि गिल्ड में तुम्हें काफी अच्छा रिवॉर्ड मिले और इसीलिए तुम झूठ बोल रहे हो, क्यों है ना? काइन उन्हें समझाने की काफी ट्राई कर रहा होता है पर इस बंदे को काइन की किसी भी बातों पर बिलीव नहीं होता। उल्टा वो ये कहता है कि मैं तुम्हारा गिल्ड कार्ड भी बंद कर रहा हूँ। ये सुनते ही उसकी काफी ज्यादा फट जाती है क्योंकि वो आज ही एक एडवेंचरर बना है और आज ही उसका गिल्ड कार्ड भी सस्पेंड हो रहा है। ये सारी आवाजें सुनने के बाद यहाँ पर असली गिल्ड मास्टर आ जाते हैं। वो ये कहते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है। चैड्रिक उनसे कहता है कि ये बच्चा काफी झूठ बोल रहा है कि इसने एक साथ 3 लिजर्ड मॉन्स्टर को जान से मारा है, पर तुम ये बात कैसे कह सकते हो कि ये बच्चा झूठ बोल रहा है? जिसके बाद गिल्ड मास्टर हंसना शुरू कर देते हैं और साथ में चैड्रिक का मजाक भी बना रहे होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें अभी काफी कुछ सीखना है, आप इस छोटे से बच्चे की बातों पर बिलीव कर रहे हो, ये तो एक नंबर का झूठा है, निकम्मा। तभी यहाँ पर जोआना की भी एंट्री हो जाती है और वो आते ही काइन को गले से लगा लेती है। मेरे पतिदेव, मैं आपको ही काफी लंबे टाइम से ढूंढ रही थी, पर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं यहाँ पर इसीलिए आई थी ताकि मैं गिल्ड मास्टर को ये बता सकूं कि हमने काफी सारे लिजर्ड मॉन्स्टर को जान से मारा है। और जैसे गिल्ड मास्टर सारी बातों को रिवील करते हैं कि जिसने प्रिंसेस को और उनकी साथी को काफी सारे गॉब्लिन से बचाया था वो कोई और नहीं बल्कि काइन है। ये बात सुनते ही चैड्रिक की फटनी शुरू हो जाती है। अयो अम्मा, मुझे लगता है काफी बड़ी गलती हो गई, पर फॉर्म में तो तुमने लिखा था कि तुम एक ऑर्डिनरी बच्चे हो। काइन उससे कहता है कि वो बस इसीलिए ताकि सभी लोग मुझे एक नॉर्मल इंसान की तरह ट्रीट करें। अब गिल्ड मास्टर उससे कहते हैं कि ये मेरी बहन से शादी करने वाला है। ये सुनते ही काइन भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। क्या तुम इसके भाई हो? ये बंदा अब काइन के सामने झुक जाता है और उससे माफी मांग रहा होता है। प्लीज मुझे माफ कर दो। काइन भी उसे माफ कर देता है। गिल्ड मास्टर उससे कहते हैं तुम्हारे कार्ड के हिसाब से तुम्हारा रैंक काफी कम है तो मैं इसे बढ़ाकर सी रैंक कर रहा हूँ। लेकिन जोआना ये कहती है कि इसने तो रेड ड्रैगन को भी जान से मारा है और साथ में काफी बड़े बड़े मॉन्स्टर्स को भी। ये सुनते ही रेटिया और चैड्रिक के होश उड़ जाते हैं। इसका मतलब ये इस किंगडम का सबसे स्ट्रॉन्ग बंदा है। जब ये सारे यहाँ से चले जाते हैं तो गिल्ड मास्टर काइन से कहते हैं कि प्लीज मेरी बहन का ख्याल रखना। वो ये कहती है कि ये तो मेरा काफी अच्छे से ख्याल रख रहा है और हम तो काफी बार डेट पर भी जा चुके हैं। अरे ओए ओए, ये तुम क्या बोल रही हो अपने भाई के सामने? उसे कुछ गलत लगेगा। अरे ओए होने वाले जीजा जी, टेंशन मत लो, मैं ये बात जानता हूँ कि डेट का मतलब है बैटल। फिर हमें दोबारा से गॉड्स को दिखाया जाता है जो कि काइन को लेकर ही बातें कर रहे होते हैं। एक गॉड ये कहती है कि हमने काइन को 10 लेवल की प्रोटेक्शन दी हुई है, क्या ये ज्यादा नहीं है? जिनोम ये कहते हैं कि ये तो काफी कम है, कि हमें काइन को और भी ज्यादा
स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, क्योंकि एरॉन की सील कभी भी टूट सकती है। ये सुनते ही सारे गॉड्स काफी शॉक्ड हो जाते हैं। क्या एरॉन की सील? यानी कि अब सारा कुछ काइन पर ही डिपेंड है, क्योंकि एरॉन की सील भी काफी जल्दी टूटने वाली है। और अगर ये गॉड्स दुनिया को बचाना चाहते हैं तो काइन का स्ट्रॉन्ग बनना काफी जरूरी है। काइन भी अपने गोल्ड कार्ड को लेकर काफी खुश है। अब अगली सीन में हम ये देखते हैं कि काइन इन दोनों के साथ पढ़ाई करने के लिए आ जाता है। लो भाई, जोआना भी यहाँ पर आ जाती है। वो ये कहती है कि लास्ट वाली डेट तो काफी अच्छी थी और इस बार हम बीच पर जाएंगे। और ये सुनते ही इन दोनों लड़कियों को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, यानी कि दोबारा से काइन की वाट लगने वाली है। अब तो मैं गया। इस तरफ काइन आराम से घोड़े बेचकर सो रहा होता है। तभी सिल्विया यहाँ पर आ जाती है। अरे मालिक, जल्दी से उठ जाओ वरना आप एंट्रेंस एग्जाम के लिए लेट हो जाओगे। तो वो जल्दी से खाना पीना खाकर यहाँ से निकल जाता है और टेलीपोर्ट होकर एकेडमी में आ जाता है। जिसके बाद वो रिसेप्शन पर आ जाता है, जहाँ से उसे ये पता चलता है कि उसे कौन से क्लासरूम में जाना है और उसकी सीट कौन सी है। अब जाते हुए काइन ये सोच रहा होता है कि मेरी क्लास में कोई भी ऐसा नहीं है जिसको मैं पहले से जानता हूँ। क्लास में आने के बाद वो ये देखता है कि सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। मेरे ख्याल से सिल्क और टेल्स किसी और क्लास में होंगे। तभी टीचर भी यहाँ पर आ जाती हैं। तुम सभी का एंट्रेंस एग्जाम अब शुरू होने वाला है और जो भी चीटिंग करेगा उसे मैं यहाँ से बाहर निकाल दूंगी। अगली पल ये एग्जाम शुरू हो जाता है और काइन इस एग्जाम को देखकर काफी खुश होता है, क्योंकि उसके लिए ये एग्जाम काफी इजी पीजी है। जिसके बाद ये सारे अपने काम पर लग जाते हैं। तभी टीचर काइन के पास आती है। अपने एग्जाम पर ध्यान दो। अरे मैं तो इसे पहले ही कंप्लीट कर चुका हूँ। जब ये एग्जाम खत्म हो जाता है तो ये सारे बच्चे बाहर आ जाते हैं। टीचर उनसे कहती है कि उन्हें सामने से एक टारगेट चूज करना है और उसके ऊपर अपना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक करना है। काइन उनसे ये पूछता है क्या मैं अपनी फुल पावर का इस्तेमाल कर सकता हूँ? अरे हाँ, बड़ी आराम से, क्योंकि यहाँ पर एक डिफेंसिव बैरियर लगा हुआ है, तो चिंता मत करो। अब एक के बाद एक सारे बच्चे आगे आ रहे होते हैं और अपने मैजिक का इस्तेमाल करके सामने टारगेट पर हिट करते हैं, पर इससे उसे कुछ भी नहीं होता। ये देखकर काइन भी काफी चौंक जाता है। वो ये सोचता है कि सच में 12 साल के बच्चे इतने ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। यहाँ तो मैं इन्फर्नो का इस्तेमाल करने वाला था। जैसे ही काइन की बारी आती है तो वो आगे जाने के बाद फायर बुलेट का इस्तेमाल करता है, जिससे सामने वाले टारगेट के साथ साथ पूरी दीवार ही टूट जाती है और ये सारे लोग उसे देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं। यहाँ तक कि वॉल के पीछे वाली दीवार की भी हालत खराब हो जाती है। काइन ये सोचता है मैंने तो बस बिगिनर लेवल की मैजिक का इस्तेमाल किया था, तो ये कैसे हुआ? अब ये सारी टीचर्स आगे जाकर चेक करती हैं क्या वहाँ पर सब कुछ सही है। वो ये कहती हैं अब ये जगह हमारे यूज करने के लायक नहीं है, क्योंकि ये काफी बुरी तरह से डैमेज हो चुकी है। जिसके बाद बारी आती है शॉर्ट प्रैक्टिस की। टीचर ये बताती हैं कि हमारे यहाँ पर हेल्प करने के लिए ये लोग आए हैं जो कि ए रैंक के एडवेंचरर्स हैं। और भाई ये बंदा कोई और नहीं बल्कि क्लाउड है। वो काइन को देखकर ये कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्लाउड उससे कहता है चलो एक काम करते हैं, हम दोनों एक साथ प्रैक्टिस करते हैं। और अब ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं और इन दोनों के बीच में फ्रेंडली बैटल होनी शुरू हो जाती है, जहाँ पर काइन शुरू में ही बूस्ट का इस्तेमाल करता है और क्लाउड के ऊपर एक जोरदार अटैक करता है, पर क्लाउड इसे बड़ी आराम से डॉज कर लेता है। अब बारी आती है क्लाउड की, जो कि एक के बाद एक काइन के ऊपर अटैक्स करना शुरू कर देता है और काइन भी इसे रोकने की काफी ट्राई कर रहा होता है। तब ये टीचर उन दोनों को रोकते हुए ये कहते हैं अरे थांबा थांबा, यहाँ पर सारे बच्चे डर रहे हैं, थोड़ा आराम से। ये टीचर काइन से कहते हैं कि तुम यहाँ से जा सकते हो, जब भी रिजल्ट आ जाएगा तो हम तुम्हें बुला लेंगे। अब अगली सीन में काइन किंग के सामने आ जाता है। वो ये पूछते हैं कि तुमने एग्जाम में क्या किया? मैंने तो बस बिगिनर लेवल का मैजिक इस्तेमाल किया था, लेकिन उससे भी काफी तबाही मच गई। वो ये कहता है कि मैं तो एम्परर लेवल का मैजिक भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये सुनने के बाद किंग भी काफी शॉक्ड हो जाते हैं। क्या एम्परर लेवल का मैजिक? वो काइन से ये कहते हैं कि सिल्क और टेल्स ने तुम्हें एग्जाम के दौरान कहीं भी नहीं देखा। काइन ये बताता है कि मैं तो साउथ साइड गया था, लेकिन किंग उससे कहते हैं अरे मुन्ना, मुझे लगता है तुम गलत साइड चले गए, तुम्हें नॉर्थ साइड जाना था। फिर हमें एरिक को दिखाया जाता है, जिसके पास एक टीचर आकर ये बताते हैं कि आज का ये एग्जाम काफी अजीब था। हमारे यहाँ पर एक बच्चा आया जिसने आज काफी तबाही मचा दी और साथ में उसने ए लेवल के एडवेंचर के साथ भी काफी अच्छे से फाइट की। ये सुनते ही एरिक भी हंसना शुरू कर देता है, कहीं उस बच्चे का नाम काइन तो नहीं है? अरे हाँ, आप उसे कैसे जानते हो? इस तरफ काइन किंग से माफी मांग रहा होता है, मुझे माफ करना, मैं आज के बाद ऐसे मैजिक का इस्तेमाल नहीं करूंगा। और जैसे काइन अपना रिजल्ट आकर देखता है तो वो इस रिजल्ट में फर्स्ट आया होता है और सेकंड नंबर पर सिल्क और तीसरे पर टेल्स। जिसके बाद ये सारे काइन को कांग्रेचुलेट करके यहाँ से चले जाते हैं और जैसे काइन भी यहाँ से
जा रहा होता है। तभी उसकी बहन यानी कि रनी यहाँ पर आ जाती है, जो कि उसे गले से लगा लेती है। अरे वाह भाई, तुमने तो कमाल कर दिया। सिल्विया भी ये बात जानने के बाद काफी खुश होती है कि काइन एग्जाम में फर्स्ट आ चुका है। अब यहीं से हमारा सीन चेंज हो जाता है, जहाँ पर ये सारे के सारे बच्चे एंट्रेंस सेरेमनी में आ जाते हैं और इन सभी ने एक जैसे कपड़े पहने होते हैं, यानी कि स्कूल यूनिफॉर्म। तभी हेड मास्टर सामने आ जाते हैं। चलो काइन, ऊपर आ जाओ स्पीच देने के लिए। और जैसे काइन ऊपर आता है, वो ये कहता है कि मैंने गलती से साउथ साइड में एग्जाम दे दिया था, ये मेरी मिस्टेक है। ये सुनते ही सारे बच्चे उसकी खिल्ली उड़ाने लग जाते हैं, पर वो ये कहता है कि मुझे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एकेडमी ने मेरी गलती को सही कर दिया है। अगली पल यहाँ पर किंग की भी एंट्री हो जाती है। वो ये कहते हैं, तुम सभी का शुक्रिया कि तुम इस एकेडमी में आ चुके हो, लेकिन इस बार यहाँ पर काफी बदमाश बच्चे भी आए हैं और वो इनडायरेक्टली काइन को वार्न कर रहे होते हैं कि वो आगे से ऐसी गलती ना करे। जिसके बाद ये सारे क्लासरूम में आ जाते हैं। तभी उनकी टीचर भी यहाँ पर आ जाती हैं, जिनका नाम है एल्का। वो ये कहती हैं कि सारे बच्चे अपने अपने कोर्सेज को चूज कर लो। काइन ये कहता है कि मैं तो बस एडवेंचरर ही चूज करने वाला हूँ, पर टेल्स उसे मना करती है कि तुम्हें एक एडवेंचरर नहीं बनना चाहिए, क्योंकि तुम एक नोबल हो और तुम्हें नोबल के बारे में ही जानना चाहिए। इन दोनों के समझाने के बाद काइन भी ये डिसाइड कर लेता है कि वो एडवेंचरिंग, मैजिक आइटम्स और नोबिलिटी के बारे में सीखने वाला है। ये सुनते ही वो दोनों इससे चिपक जाती हैं। हम तीनों ही काफी मेहनत करेंगे। क्लास से बाहर आने के बाद काइन ये देखता है कि सामने वही बच्चे हैं जो कि पाल्मा को परेशान कर रहे हैं। अरे ओए छोटी बच्ची, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, वो भी E रैंक के एडवेंचरर्स की क्लास में। तभी काइन यहाँ पर आ जाता है। अबे ओए मोटे भैंसे, मुंह संभाल कर बात कर, वरना मैं तेरा मुंह तोड़ भी सकता हूँ। अरे हाँ, तुम तोड़ोगे मेरा मुंह? तुम भी तो एक नोबल हो, तो तुम इसका साथ क्यों दे रहे हो? काइन उन्हें समझाने का काफी ट्राई कर रहा होता है, लेकिन ये सारे छपरी उसकी बातें नहीं मानते और उससे बदतमीजी कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही सिल्क और टेल्स यहाँ पर आती हैं, तो इन सभी की फटकर हाथ में आ जाती है और ये सारे उनके आगे झुक जाते हैं। प्लीज हमें माफ कर दो, हमसे काफी बड़ी गलती हो गई। और इसके तो मुंह से निकल गई। जिसके बाद ये सारे छपरी यहाँ से भाग जाते हैं। पर सिल्क और टेल्स पाल्मा को यहाँ पर देखकर थोड़ी सी गुस्सा हो रही होती हैं और वो काइन से कहती हैं कि तुम पीछे बैठ जाओ। और जैसे काइन पीछे बैठता है, तो ये तीनों लड़कियाँ आपस में दोस्ती कर लेती हैं। तभी काइन को एक आवाज आती है, जो कि काइन से ये कहती है कि मैं लाइब्रेरी में हूँ और तुम वहाँ पर आ सकते हो। पर काइन जैसे ही वहाँ जाता है, तो यहाँ पर कोई भी लाइब्रेरी नहीं होती। यहाँ तो एक काफी बड़ा रूम होता है और काइन टेलीपोर्ट होकर इसके अंदर आ जाता है। वो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि यहाँ पर एक बंदा कॉफी बना रहा है। इस वर्ल्ड में कॉफी कैसे आई? मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। मेरा नाम है शीना काजुया। ये बंदा काइन को कॉफी ऑफर करता है। घबराओ मत, इसके अंदर पॉइजन नहीं है। जैसे काइन इस कॉफी की सिप लेता है, तो उसे ये कॉफी काफी ज्यादा पसंद आती है, क्योंकि उसने ये काफी लंबे टाइम बाद पी होती है। अभी दोनों ऐसे ही बैठकर बातें कर रहे होते हैं। ये बंदा कहता है कि वो गॉड से मिल चुका है और वो ये बात भी जानता है कि काइन इस वर्ल्ड में रिइंकार्नेट हुआ है। ये सुनने के बाद काइन भी काफी हैरान हो जाता है कि वो इसके बारे में इतना कुछ कैसे जानता है। यूया उसे अपने बारे में बताता है कि वो कौन है। वो ये भी कहता है कि उसने वो एम्परर लेवल की मैजिक बुक लिखी है। काइन भी इस बात को सुनने के बाद काफी शॉक्ड हो जाता है। इसका मतलब यूया यहाँ का पहला किंग है, लेकिन वो तो 300 साल पहले मर चुका था। अब काइन को ऐसा लगता है कि ये बंदा एक घोस्ट है, इसीलिए वो अपनी स्किल का इस्तेमाल करके जैसे ही ये पता लगाता है, तो वो ये देखकर और भी ज्यादा हैरान हो जाता है कि ये तो गॉड ऑफ क्रिएशन है। यूया उसे कहता है कि ये मेरी दुनिया है, जिसका नाम है फेबनिल, और इसे मैंने क्रिएट किया है, और इसीलिए मैं 300 सालों बाद भी ऐसा दिखता हूँ, एकदम जवान। वो ये कहता है कि मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ ताकि मैं तुम्हें ट्रेनिंग करवा सकूँ, पर मैं तो ऑलरेडी काफी स्ट्रॉन्ग हूँ। अगर ऐसी ही बात है तो मुझसे ये कुकी छीन कर दिखाओ। काइन ऐसा करने का काफी ट्राई करता है, पर वो ये कुकी छीन नहीं पाता। बाद में वो ये कहता है, पर मुझे स्ट्रॉन्ग बनना क्यों है? यूया उसे कहता है, क्योंकि एक इंसान ऐसा है जिससे तुम्हें फाइट करनी है। जिसके बाद यूया उस बंदे के बारे में बताना शुरू करता है जो आज से 300 साल पहले था, और उसने अलग अलग लोगों के बीच में शक पैदा किया और उनमें तकरार डालकर उनके बीच में फाइट करवाई। और तुम्हें उसी बंदे के साथ फाइट करनी है जिसका नाम है एरॉन, और वो एक इवल गॉड है। अगर हमने जल्दी ही कुछ ना किया तो ये सील काफी जल्दी टूट जाएगी और पूरी दुनिया दोबारा से खत्म हो सकती है। ये सारी बातें सुनने के बाद काइन उससे पूछता है, क्या तुम उसे दोबारा से सील नहीं कर सकते? पर यूया इस पर मना कर देता है। अब ये दोनों टेलीपोर्ट होकर एक ओशन के ऊपर आ जाते हैं। यूया काइन को एक शॉट देता है, चलो तुम्हारी प्रैक्टिस शुरू होती है। ये बोलते ही वो यहाँ से गायब हो जाता है, पर दोबारा से यहाँ पर आ जाता है। सुनो, अगर तुम एरॉन के साथ फाइट करना चाहते हो तो तुम्हारा लेवल कम से कम 600 होना चाहिए। क्या 600? पर मेरा तो अभी 300 है और वहाँ तक पहुँचने में मुझे काफी लंबा टाइम लगेगा। तुम्हें जितना टाइम लेना है तुम ले सकते हो,
क्योंकि यहाँ का एक दिन तुम्हारे वर्ल्ड के 1 साल के बराबर है। ये बोलते ही वो यहाँ से गायब हो जाता है और काइन भी अपने काम पर लग जाता है। फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काइन लड़ते लड़ते काफी थक चुका है और जैसे एक मॉन्स्टर उसे खाने वाला होता है तो काइन थोड़ी सी हिम्मत करके उसे जान से मार देता है और नीचे गिर जाता है। मैं इस वर्ल्ड में काफी लंबे टाइम से हूँ और मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं यहाँ से बाहर निकल पाऊंगा। पर तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और जैसे काइन वहाँ पर जाता है तो वहाँ पर एक छोटा सा मॉन्स्टर होता है। काइन उससे कहता है मुझे माफ करना, शायद मैंने तुम्हें डरा दिया। काइन इस मॉन्स्टर को हील करने का ट्राई करता है पर उसकी एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और वो थक कर नीचे गिर जाता है। जैसे उसे होश आता है तो ये छोटा मॉन्स्टर काफी बड़े बड़े मॉन्स्टर्स के साथ फाइट कर रहा होता है और काइन को बचा रहा होता है। ये देखकर काइन और उसके बीच में दोस्ती हो जाती है और काइन इसका नाम रखता है हाकू। जिसके बाद ये दोनों काफी सारी मस्तियाँ करते हैं। ऐसे ही काफी लंबा टाइम बीत जाता है और काइन दोबारा से यूया के पास आ जाता है और ये फेनरिर भी काफी बड़ा हो चुका है। यूया उससे कहता है ओह तो तुम्हारे पास ये होली बीस्ट फेनरिर है। जिसके बाद काइन हाकू को यहाँ से गायब कर देता है। यूया उससे कहता है आज से तुम्हारी नई ट्रेनिंग शुरू होने वाली है और ये है तुम्हारे नए टीचर जिनका नाम है ड्रेन। अगले सीन में दोनों ट्रेनिंग करने के लिए बाहर आ जाते हैं। काइन उसके ऊपर एक जोरदार अटैक करता है पर ड्रेन उसके अटैक को काफी आराम से रोककर उसके पेट में एक जोरदार मुक्का मारता है जिससे काइन बेहोश हो जाता है और ड्रेन उसे लेकर यहाँ से चला जाता है। जैसे उसे होश आता है तो वो ड्रेन के घर में होता है जहाँ पर उसे एक छोटा सा ड्रैगन दिखता है। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? ये देखकर हाकू को काफी गुस्सा आ जाता है और ये दोनों फाइट करना शुरू कर देते हैं। प्लीज लड़ो मत। तभी रूरी ड्रेन की वाइफ यहाँ पर खाना लेकर आ जाती है। काइन जैसे ही ये खाना खाता है तो उसकी आंखों से आंसू आने शुरू हो जाते हैं। इस तरफ सिल्विया अपनी सारी की सारी मेड्स को ये ऑर्डर दे रही होती है कि वो जल्दी जल्दी खाना बनाए क्योंकि काइन यहाँ पर कभी भी आ सकते हैं। लेकिन इस तरफ ड्रेन ने काइन की हालत काफी गंदी कर दी होती है और वो उसे उठा उठा कर पटक रहा होता है। क्या हुआ, तुम्हारी सारी हवा निकल गई क्या? जब ये सारे घर आ जाते हैं तो यूया उन्हें बताता है कि पहले 7 नहीं 8 गॉड्स हुआ करते थे और एक गॉड मिसिंग है और ये गॉड कोई और नहीं बल्कि वही है जिससे तुम आगे जाकर फाइट करने वाले हो और अगर वो दोबारा से यहाँ पर आ गया तो वो डेथ गेम को दोबारा से शुरू कर देगा। ये सारी बातें जानने के बाद काइन के मन में भी जोश भर जाता है और वो दोबारा से ड्रेन के साथ प्रैक्टिस करने के लिए बाहर आ जाता है। यूया उससे ये कहता है कि तुम ये बात जानती हो कि मैं इस वर्ल्ड में रीइंकार्नेट हुआ था और मैं जिन्हें बचाना चाह रहा था वो तुम्हारे मॉम और डैड थे। ये सुनते ही काइन को एक काफी बड़ा झटका लगता है जिसके बाद उन तीनों को इस वर्ल्ड में समन किया गया और गॉड्स उनसे कहते हैं कि प्लीज हमारे वर्ल्ड को बचा लो, तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो। फिर हमें एरॉन के साथ इन तीनों की ही फाइट दिखाई जाती है जहाँ पर काइन के मॉम और डैड दोनों ही मारे जाते हैं पर यूया एक सील का इस्तेमाल करते हुए डेथ गॉड को सील कर देता है। ये सारी बातें जानने के बाद काइन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एक न्यू पावर को अनलॉक कर लेता है जिसका नाम है ओवरलोड, जिससे वो ड्रेन को भी काफी आराम से हरा देता है। अगले सीन में यूया काइन के पेरेंट्स की ग्रेव के सामने आ जाता है। तभी काइन भी यहाँ पर आ जाता है। यूया उसे कहता है तुम्हारे पेरेंट्स हमेशा से ही ये चाहते थे कि वो दोबारा से अपने वर्ल्ड में लौट पाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वो तुमसे काफी ज्यादा प्यार करते थे। ये सुनते ही काइन की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। अब काइन उसे ये कहता है कि मैं अपने वर्ल्ड में दोबारा से वापस जाना चाहता हूँ और वो यहाँ से भागता है। यूया उसे कहता है अरे ओए क्या तुम ऐसे ही जाओगे? तभी यूया अपने मैजिक से काइन को दोबारा से छोटा कर देता है। वो ये कहता है कि तुम हाकू को भी अपने साथ लेकर जा सकते हो। अरे सुनो, इस ड्रैगन को भी अपने साथ ले जाओ। काइन के जाने से पहले यूया उसे एक स्वॉर्ड देता है, इसे अपने वर्ल्ड के किंग को दे देना। और काइन यहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है दोबारा से अपने वर्ल्ड में। यहाँ आते ही सारे लोग उसे देखकर काफी खुश हो जाते हैं और खुशी के मारे रो रहे होते हैं। जैसे वो अपने सामने कुकीज को देखता है तो वो इन्हें खाना शुरू कर देता है। ये तो काफी टेस्टी है, मैंने काफी लंबे टाइम से ऐसा खाना नहीं खाया। जिसके बाद काइन किंग के पास आ जाता है और उन्हें ये बताता है कि वो पहले किंग यूया से मिला है। ये सुनने के बाद वो सारे लोग काफी शॉक्ड हो जाते हैं, यहाँ तक कि इस मंत्री को काइन की बातों पर बिलीव नहीं होता। उन्हें ये बात साबित करने के लिए काइन भी इस स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है। किंग भी इसे देखकर ही कहते हैं कि ये तो वही कटाना है जो कि पहले किंग यूज किया करते थे। काइन इन सभी को ये बताता है कि उसने एक अजीब सी जगह पर 5 सालों तक ट्रेनिंग की है और काफी खतरनाक मॉन्स्टर्स को जान से मारा है। ये सुनते ही किंग भी काफी गुस्सा हो जाते हैं
तुम वहाँ पर 5 सालों तक रह कैसे सकते हो? तुम तो अब भी एक छोटे से बच्चे हो। जिसके बाद काइन गिल्ड मास्टर के पास आ जाता है और उनसे ये पूछता है कि आप मेरी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा रहे हो? और वो ये कहते हैं कि जब तुम यहाँ पर आए थे तो हमने तुम्हें एक क्वेस्ट दी थी, पर तुमने उसे अभी तक पूरा नहीं किया है। अब काइन के पास काफी कम टाइम है, अगर वो इस क्वेस्ट को पूरा नहीं कर पाता तो उसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी हो सकती है। ये सुनते ही काइन भी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। प्लीज ऐसा मत करो। और मुझे करना क्या था? तुम्हें कुछ गुंडों को पकड़ना है जो कि रॉयल कैपिटल में कुछ दिक्कतें पैदा कर रहे हैं, और हाँ, उस ग्रुप में कम से कम 10 और उससे ज्यादा लोग भी हो सकते हैं। क्या तुम ये कर सकते हो? अब अगली सीन में काइन उन सारे गुंडों के सामने आ जाता है, पर तभी अचानक वो ये देखता है कि यहाँ पर पहले से ही 2 और एडवेंचरर्स हैं, और ये कोई और नहीं बल्कि उसकी टीचर्स हैं। पर मिली के हाथ में चोट लगी हुई होती है तो काइन अपने हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल करके उस चोट को सही कर देता है। तुम्हारा शुक्रिया। देखो जरा, एक छोटा सा बच्चा भी हमसे लड़ने के लिए यहाँ पर आया है, पर तुम हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाओगे। जिसके बाद ये सारे गुंडे काइन के ऊपर अटैक कर देते हैं, पर काइन इन सभी को काफी आराम से ठिकाने लगा देता है। तभी इस गैरेज के अंदर से एक बंदा बाहर निकलता है जो कि पाल्मा के डैड हैं, और वो काइन को थैंक्स कर रहे होते हैं उनकी जान बचाने के लिए। लेकिन उसकी दोनों ही सेंसे उससे ये पूछती हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये तो एक हाई रैंक का मिशन है। तभी काइन उन्हें अपना गोल्ड कार्ड दिखाता है। अरे मैं तो एक ए रैंक का एडवेंचरर हूँ। ये सुनते ही वो दोनों काफी शॉक्ड हो जाती हैं। क्या ए रैंक के एडवेंचरर? जिसके बाद काइन इन सारे के सारे गुंडों को लेकर गिल्ड में जा रहा होता है, लेकिन टाउन में जाते हुए सारे लोग उसे ही नोटिस कर रहे होते हैं कि ये छोटा सा बच्चा क्या कर रहा है, और क्या इसी ने इन सारे गुंडों को पकड़ा है। पाल्मा के डैड भी सही सलामत अपने घर पहुंच चुके हैं। तभी पाल्मा भी बाहर आ जाती है, और वो ये देखकर काफी हैरान हो जाती है कि उसके सामने काफी सारे गुंडे हैं। ये सारा कुछ देखने के बाद मिली भी काफी खुश हो जाती है, और वो काइन की काफी तारीफें कर रही होती है, और साथ में उसे गले से भी लगा लेती है। अरे प्लीज मुझे छोड़ दो। फिर वो इन गुंडों को लेकर यहाँ से चला जाता है, और ये दोनों भी उसका पीछा कर रही होती हैं कि हमें भी तुम्हारे साथ जाना है। अब गिल्ड में आने के बाद काइन ये देखता है कि पीछे कुछ एडवेंचरर्स मिली और नीना को परेशान कर रहे हैं, और जैसे वो मिली का हाथ पकड़ने वाले होते हैं तभी काइन इस बंदे का हाथ पकड़ लेता है, और ये बंदा काइन को देखकर काफी डर जाता है। तुम तो वही हो ना? और इन सभी की फटनी शुरू हो जाती है। तभी क्लाउड भी यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर क्या चल रहा है? क्लाउड भी उन दोनों को यहाँ पर देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है। काइन उनसे कहता है कि ये दोनों ही मेरी सेंसे हैं, और वो ये बात नहीं जानता कि मिली क्लाउड की ही बहन है। अभी सारे बैठकर बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पर मिली ये बताती है कि काइन ने हमारी काफी हेल्प की, और इसने बड़ी आराम से उन सारे गुंडों को हरा दिया। साथ में वो ये भी कहती है कि काइन सच में काफी पावरफुल ए रैंक का एडवेंचरर है। ये सुनते ही क्लाउड भी काफी शॉक्ड हो जाता है। क्या सच में ए रैंक का एडवेंचरर? और जब उसे ये बात भी पता लगती है कि काइन एक बैरन है तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। प्लीज मुझे माफ करना, मैंने तुमसे न जाने कैसे कैसे बात की। लेकिन भाई काइन इन सारी चीजों से इरिटेट हो जाता है, क्योंकि वो एक नॉर्मल लाइफ स्पेंड करना चाहता है। वो ये सोचता है कि मैं इन सभी को ये बात कैसे बताऊं कि मैं इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हुआ। मैं इन्हें ये बता नहीं सकता कि मुझे गॉड्स ने ट्रेनिंग दी है। मिली और नीना काइन से बातें करते हुए उसे ये बताती हैं कि तुम तो बचपन से ही काफी स्ट्रॉन्ग हो, और तुमने हमें ये जो बैग दिया था वो अभी तक फुल नहीं हुआ है। ये देखते ही लीना भी काफी चौंक जाती है कि ये बैग्स तुम्हारे पास कैसे आए। वो ये कहती है कि काइन ने हमें ये बनाकर दिए हैं, और ये वाले बैग सच में काफी बड़े हैं, जिनके अंदर एक पूरा का पूरा मेंशन आ सकता है। तभी अचानक हम ये देखते हैं कि ज्यादा पीने की वजह से लीना काइन के ऊपर ही सो जाती है, और क्लाउड उससे कहता है अरे यार चिंता मत करो। अब यहीं से हमारा सीन चेंज हो जाता है, जहाँ पर टीचर सारे बच्चों को ये बता रही होती है कि आज तुम्हारी मैजिक क्लास है, और तुम्हें अपने स्पेशल अटैक से सामने वाले टारगेट के ऊपर हिट करना है। काइन भी ये सुनकर काफी खुश हो जाता है, क्योंकि वो फाइनली ये चीज दिखा सकता है कि उसने यूया के साथ कैसी ट्रेनिंग की है और वो कितना स्ट्रॉन्ग है। लेकिन उसकी टीचर काइन का सारा ही पोपट कर देती है, क्योंकि वो उसे यहाँ पर अटैक मैजिक करने से मना कर रही होती है, और काइन को यहाँ पर बैन कर दिया गया है। तुम बस यहाँ पर सारी सिचुएशन को ऑब्जर्व करोगे और कुछ भी नहीं। पर ऐसा क्यों? तुम्हारा बिगनर लेवल मैजिक ही इतना स्ट्रॉन्ग है कि हमारा बैरियर उसे कंट्रोल नहीं कर पाता। लो भाई लग गए। बाहर खड़े हुए ये सारे एडवेंचरर्स काइन को ही नोटिस कर रहे होते हैं। क्लाउड ये कहता है इसे देखकर तो ऐसा लगता है कि ये अपनी क्लास में फिट नहीं बैठता। ये सारे बच्चे क्लास में आ जाते हैं, जहाँ पर टीचर्स उनसे कहते हैं कि हमने तुम्हारे लिए कुछ एडवेंचरर्स को यहाँ पर बुलाया है जो कि तुम्हारी हेल्प करेंगे। और जैसे ये दरवाजा खुलता है तो ये लोग कोई और नहीं बल्कि वही सारे एडवेंचरर्स हैं, यानी कि क्लाउड और उसकी टीम। अगर ये सारे यहाँ पर आने वाले थे तो इन्होंने मुझे पहले से क्यों नहीं बताया? क्लाउड उससे कहता है अरे यार अपना गोल्ड कार्ड सभी को दिखाओ। अगर मैंने अपना गोल्ड कार्ड यहाँ पर दिखाया तो सारे लोग यहाँ से भाग जाएंगे। ये सारे उसे काफी इंसिस्ट कर रहे होते हैं कि वो अपने गोल्ड कार्ड को बाहर निकाल ले। ये सारे बच्चे भी
उसे ही देख रहे होते हैं। लगता है मेरे पास कोई और चारा नहीं है, चलो बहाना बनाते हैं, मैं वो कार्ड गलती से घर भूल गया। ये सुनते ही क्लाउड काफी शॉक्ड हो जाता है। अरे यार तुम क्या कह रहे हो, पर अगली बार से ध्यान रखना। और हाँ, शायद तुम ये बात नहीं जानती कि वो तुम्हारे एक आईडी प्रूफ की तरह काम करता है। जिसके बाद ये सारे बाहर आ जाते हैं और इन सभी की एक फ्रेंडली बैटल होने वाली है, वो भी क्लाउड के साथ। काइन भी इस बात से काफी एक्साइटेड होता है कि उसे क्लाउड के साथ प्रैक्टिस करने का मौका मिल रहा है, पर मिली उसके सारे के सारे सपनों में आग लगा देती है। तुम्हें अटैक मैजिक करने से बैन किया गया है, तो चुपचाप वहाँ पर जाकर खड़े हो जाओ। और काइन सारे बच्चों के बीच में आकर खड़ा हो जाता है। ये बात उसे काफी बुरी लगती है और उसे ऐसा लग रहा होता है कि वो सारे बच्चों से काफी अलग है और सारे बच्चे उसे ऐसे ट्रीट कर रहे हैं, यहाँ तक कि टीचर्स भी। लेकिन भाई काफी ज्यादा वेट करने के बाद काइन की फाइनली बारी आ जाती है और वो अब क्लाउड के सामने खड़ा होता है। और जैसे ही इन दोनों की स्वॉर्ड्स आपस में टकराती हैं, तो तभी यहाँ पर घंटी बज जाती है, यानी कि ये वाला पीरियड एंड हो चुका है और इन बच्चों के यहाँ से जाने का टाइम आ चुका है। अरे यार ये सारा कुछ मेरे साथ क्या हो रहा है, मैंने तो फाइट की भी नहीं। तभी टीचर उससे ये कहते हैं, तुम सभी को यहाँ पर बुलाना काफी खर्चीला है, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अगली बार तुम सभी को यहाँ पर ना बुलाऊं। और ये सारा कुछ इसीलिए हो रहा होता है क्योंकि काइन ने लास्ट टाइम जो दीवार तोड़ी थी उसमें इन सभी का काफी मोटा खर्चा लगा था। ये सारी बातें काइन के जले पर नमक छिड़कने का काम कर रही होती हैं। क्लाउड उससे कहता है, अरे यार चिल हो जाओ, इतनी भी टेंशन की बात नहीं है। इस बात से काइन को काफी गुस्सा आ जाता है और वो रात में जंगल में आने के बाद प्रैक्टिस कर रहा होता है। यहाँ तक कि उसके सामने एक काफी बड़ा ड्रैगन भी आता है, पर काइन उसे काफी आराम से काट देता है। तभी काइन के सामने एक काफी बड़ा पत्थर पड़ा हुआ होता है और वो इसे तोड़ने के लिए एक काफी जोरदार ब्लास्ट करता है। और सारे के सारे नाइट्स को ऐसा लगता है कि मॉन्स्टर्स उनके ऊपर अटैक करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। टाउन के ये सारे लोग काफी चिंता में होते हैं कि ये सारे नाइट्स काफी जल्दी में कहाँ पर जा रहे हैं। और इन सभी को लीड करने वाले काइन के डैड होते हैं। जैसे ही काइन का सारा काम यहाँ पर खत्म हो जाता है तो वो यहाँ से निकल जाता है, पर दोबारा से उसका हैंकी यहीं पर गिर जाता है। ये नाइट्स अपने सामने एक काफी बड़ा गड्ढा देखते हैं और उसके डैड भी दोबारा से उसका हैंकी देखकर काफी चौंक जाते हैं। फिर हम किंग को देखते हैं जो काइन से ये कहते हैं कि हम सभी को तैयार हो जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि मॉन्स्टर्स हमारे ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे हैं। पर काइन उनसे ये कहता है, पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो सारे मॉन्स्टर्स हैं, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। काइन ये समझ जाता है कि किंग को उसके ऊपर शक हो चुका है और वो उन्हें सारी बातें बता देता है, मुझे माफ करना, वो अटैक मैंने ही किया था। फिर हम एक केव को देखते हैं जहाँ पर एक गॉब्लिन ने एक काफी अजीब क्रिस्टल निगल लिया होता है और तभी यहाँ पर एक काफी बड़ा ड्रैगन आ जाता है जो कि इस गॉब्लिन को खा जाता है और इसकी पावर्स पहले से भी काफी गुना बढ़ जाती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये सील पहले से काफी कमजोर हो चुकी है। ये सारी बातें ये ड्रैगन नहीं बल्कि एरॉन कह रहा होता है, ये सील काफी हद तक कमजोर हो चुकी है और देखना बूढ़े गॉड मैं क्या क्या कर सकता हूँ। आज फाइनली वो दिन आ जाता है जब ये सारे समनिंग मैजिक की प्रैक्टिस करने वाले हैं। काइन को ऐसा लगता है कि आज भी उसे यहाँ से बाहर जाना होगा, पर टीचर उसे कहती है कि आज कोई अटैक मैजिक की प्रैक्टिस नहीं होगी, तो तुम इनके साथ प्रैक्टिस कर सकते हो। ये सुनते ही काइन भी काफी खुश हो जाता है। जिसके बाद यहाँ पर एक स्पेशल टीचर आते हैं जिनका नाम है ग्रैड। वो ये बताते हैं कि समनिंग मैजिक दो तरह का होता है, पहला वो जिसमें किसी मॉन्स्टर के साथ पहले बॉन्ड बनाया जाता है और बाद में उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट, और दूसरे में समनिंग सर्कल का इस्तेमाल करके किसी मॉन्स्टर को बाहर निकाला जाता है। इन सभी की आज यही प्रैक्टिस होने वाली है कि वो समनिंग सर्कल के अंदर से किस मॉन्स्टर को बाहर निकाल सकते हैं। जैसे ही ये प्रैक्टिस शुरू हो जाती है तो सारे के सारे बच्चे मैजिकल सर्कल में से अलग अलग चीजों को समन कर रहे होते हैं और एक बच्चे ने तो यहाँ पर एक मॉन्स्टर को समन किया होता है, जिसको देखकर इस बच्चे की भी काफी फट रही होती है, क्या तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाओगी, और वो यहाँ से गायब हो जाता है। ग्रैड इन सभी को ये बताता है कि अगर तुम किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहते हो तो तुम्हारे पास इनफ मैजिक होना चाहिए, तो तुम कितनी भी प्रैक्टिस कर सकते हो, तो सारे लग जाओ। फिर बारी आती है काइन की और जैसे वो इस मैजिकल सर्कल में अपना मैजिक डालना शुरू करता है तो यहाँ पर एक तेज रोशनी होनी शुरू हो जाती है। ग्रैड भी ये सारा कुछ देखकर काफी चौंक जाता है कि उसके सामने डीमन किंग है। वो ये कहता है कि इंसानों ने मुझे यहाँ पर समन कैसे किया। काइन जल्दी से फ्लैश का यूज करता है जिससे ये सारे बच्चे इस डीमन किंग को देख नहीं पाते। काइन भी इसे देखकर काफी डर रहा होता है कि ये यहाँ पर कैसे आया। अब ये डीमन चलते हुए काइन के पास आ जाता है, मैं तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए रेडी हूँ, अगर तुम मुझसे ये कहोगे कि मैं एक नेशन को तबाह कर दूं
तो मैं वो भी कर सकता हूँ। अभी ओए, तुम्हारे दिमाग की सनक गई है क्या? मैं किसी को मारने का ऑर्डर क्यों दूंगा? अच्छा ठीक है, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो तो तुम मुझे समन कर सकते हो। वो ये कहता है कि वो द प्रिंस ऑफ डार्कनेस है जिसका नाम है सेथ, और ये बोलने के बाद वो यहाँ से चला जाता है। काइन इन सभी के सामने बहाना बनाने का ट्राई कर रहा होता है। पता नहीं यहाँ पर कौन आया था, पर मैं उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बना नहीं पाया। लेकिन भाई ये खबर उड़ती उड़ती किंग के पास पहुँच जाती है। वो ये पूछते हैं कि आज तुमने स्कूल में किसको समन किया था? काइन उनसे ये कहता है कि आज मैंने जिसको समन किया था वो द प्रिंस ऑफ डार्कनेस था जिसका नाम था सेथ। ये सुनते ही इन सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। किंग उससे कहते हैं क्या तुम उसके बारे में नहीं जानते? वो प्रिंस ऑफ डार्कनेस काफी स्ट्रॉन्ग है। अगर वो गलती से भी रैम्पेज में चला गया तो वो एक ही बार में पूरी की पूरी नेशन को तबाह कर सकता है। ग्रैड भी ये बात जानने के बाद काफी शॉक्ड हो जाता है कि काइन ने प्रिंस ऑफ डार्कनेस को समन किया था। किंग उससे कहते हैं कि शायद से ये सारा कुछ इसीलिए है क्योंकि काइन के पास काफी सारा मैजिक है, और यहाँ तक कि उसने पहले किंग यूये के साथ प्रैक्टिस भी की है। काइन जैसे ही इन सभी को अपना स्टेटस दिखाता है तो ये सारे उसे देखकर काफी शॉक्ड हो जाते हैं। ग्रैड ये कहता है तुम्हारा पावर लेवल तो काफी ज्यादा है, क्या तुम एक गॉड हो? किंग उससे कहते हैं तुम्हारे पास इतनी पावर्स हैं कि तुम इस पूरी दुनिया को तबाह कर सकते हो, क्या तुम ऐसा करोगे? अरे नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। इन सारी पावर्स को देखते हुए किंग काइन को एक छोटा सा टाउन दे देते हैं और उससे ये कहते हैं कि मैं बस ये देखना चाहता हूँ कि तुम इस टाउन को प्रोटेक्ट कर सकते हो या फिर नहीं, और ये टाउन यहाँ से काफी पास होगा। जिसके बाद काइन ये सारी बातें सिल्विया को बता रहा होता है कि उसे एक छोटा सा टाउन मिल चुका है। तभी उसका बटलर यहाँ पर आ जाता है जो कि उसे ये बताता है कि ग्रेसिया से एक काफी इम्पोर्टेंट मैसेज यहाँ पर आया है। वहाँ के जितने भी लोग हैं वो उस टाउन को छोड़कर वहाँ से जा रहे हैं। काइन जिन के पास आ जाता है और उससे ये पूछता है कि ये सारा कुछ क्या चल रहा है। जिन उसे सारी बातें एक्सप्लेन करता है और वो ये कहता है कि फॉरेस्ट ऑफ मॉन्स्टर्स में काफी अजीब सी घटनाएं हो रही हैं और मैंने वहाँ पर काफी सारे हाई रैंक के एडवेंचरर्स को भेजा था, लेकिन वो सारे वापस लौट कर नहीं आए। इससे एक बात तो साफ है कि उस जंगल में काफी सारे मॉन्स्टर्स पहले के मुकाबले बढ़ते जा रहे हैं और वो सारे काफी स्ट्रॉन्ग भी हैं। जिन उससे ये कहता है कि मैं इस बारे में श्योर नहीं हूँ कि ये एक ऑनस्लॉट है या फिर नहीं, क्योंकि आज से 10 साल पहले भी कुछ ऐसा ही हुआ था जब सारे मॉन्स्टर्स पागल हो गए थे। काइन उससे ये कहता है तो मैं उस जंगल में जा रहा हूँ। ये सुनते ही जिन काफी शॉक्ड हो जाता है और वो उसे मना कर रहा होता है कि तुम्हें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, वो एरिया काफी खतरनाक है। लेकिन उसके ए रैंक का कार्ड दिखाते ही जिन उसकी बातों को मान जाता है। अच्छा ठीक है, तुम वहाँ पर जा सकते हो। गिल्ड में आते ही काइन ये देखता है कि सारे के सारे एडवेंचरर्स काफी घायल हो चुके हैं और उसे ये पता लगता है कि ये सारे एडवेंचरर्स भी उसी फॉरेस्ट में गए थे। जिसके बाद काइन यहाँ से बाहर आ जाता है और वो अपनी दोनों ही सेंसे के साथ खड़ा हुआ होता है। वो ये कहती है कि लीना और क्लाउड भी यहाँ पर काफी जल्दी आने वाले हैं और ये उन्हीं के साथ टीम अप करेंगे। काइन ये सुनकर काफी खुश हो जाता है। अब रूरी भी यहाँ पर आ जाती है और वो काइन से कहती है क्या तुम जंगल में जाने की बात कर रहे हो, पर तुम वहाँ पर कैसे जाओगे? तुम उसकी चिंता मत करो, मेरे पास कुछ लोग हैं जो कि मेरे साथ जाने के लिए तैयार हैं। अगली सीन में काइन जंगल में आ जाता है जहाँ पर वो हाकू और जिन को भी समन कर लेता है और वो दोनों भी ये नोटिस कर पा रहे होते हैं कि इस जंगल में पक्का कोई न कोई तो गड़बड़ है। आगे जाते हुए इन सभी के सामने काफी सारे मॉन्स्टर्स आते हैं, पर ये एक साथ मिलकर उन सारे मॉन्स्टर्स को काफी आराम से हरा देते हैं। लेकिन काइन को अब भी ऐसा लग रहा होता है कि आगे पक्का दाल में कुछ काला है। वो सेथ को भी यहाँ पर समन कर लेता है। अरे ओए, मुझे यहाँ पर किसने समन किया? हेलो अंकल, मैंने। जैसे ही सेथ इस पूरे जंगल का जायजा लेता है तो वो ये बताता है कि हाँ, यहाँ पर कुछ न कुछ तो जरूर है और मैं किसी की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस को फील कर पा रहा हूँ। क्या मैं इस काम को आसान करने के लिए किसी को बुला सकता हूँ? काइन कहता है अरे हाँ, क्यों नहीं। और तभी वो अपने सबऑर्डिनेट को यहाँ पर बुला लेता है जो कि काइन को देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है। अरे ओए, ये तो एक इंसान है और भाई ये बुढ़ाऊ 4 हेवनली किंग्स में से एक है और इसका नाम है दाल माटिया। क्या दाल माटिया? अरे वाह, क्या मस्त नाम है। इसका नाम है दाल और इसका नाम है चावल। लेकिन तभी अचानक जंगल में से काफी सारे मॉन्स्टर्स बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं, पर काइन इन सभी को काफी आराम से ठिकाने लगा देता है। ये सारा कुछ देखकर प्रिंस ऑफ डार्कनेस और दाल माटिया काफी शॉक्ड हो जाते हैं। ये बच्चा तो सच में काफी स्ट्रॉन्ग है। काइन उनसे ये कहता है कि वो यहाँ की सारी इन्वेस्टिगेशन को पूरा करें और वो इन सारे मॉन्स्टर्स को लेकर गिल्ड में जा रहा है। यहाँ पहुँचते ही सारे लोग उसे देखकर काफी शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि काइन अपने साथ काफी खतरनाक मॉन्स्टर्स को लेकर आया होता है जो कि ए रैंक के साथ साथ एस रैंक के भी होते हैं। ये सारे इस बात को लेकर काफी चिंता कर रहे होते हैं, अगर यही मॉन्स्टर्स गलती से टाउन में घुस जाएं तो वो सभी को जान से मार सकते हैं। इस तरफ दाल माटिया अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर रहा होता है और उसे ये पता लगता है कि हमारे आगे पक्का कोई न कोई चीज ऐसी है जो काफी ज्यादा पावरफुल है और वो हमें मना कर रही है कि हम आगे ना जाएं।
वैसे ऐसी कौन सी चीज है जो कि सैथ को लड़ने से दूर रख सकती है? मैं तो लड़ने के लिए काफी बेताब हूँ, क्या तुम भी हो? दालमाटिया ये कहता है, वैसे मैं काफी लंबे टाइम से लड़ा नहीं हूँ, पर मैं फिर भी तैयार हूँ। अब आगे जाने के बाद वो ये देखते हैं कि उनके सामने काफी सारे मॉन्स्टर्स हैं जो कि लड़ने के लिए एकदम तैयार हैं, और वो इन्हें देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। एरॉन ने भी सभी को ऑर्डर दे दिया था कि वो सारे मॉन्स्टर्स जल्दी से जाकर इंसानों को खत्म कर दें। ये देखते ही सेथ यहाँ से निकल जाता है। मुझे इसके बारे में मास्टर काइन को बताना होगा। जैसे ही काइन को ये सारी बातें पता लग जाती है तो वो सेथ के साथ लड़ने के लिए जा रहा होता है। तभी जोआना उसके सामने आ जाती है, प्लीज मुझे भी अपने साथ लेकर चलो, पर काइन उसे मना कर देता है। भागते हुए सेथ काइन से कहता है, वैसे हम मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हम भाग क्यों रहे हैं? अबे ओए घनचक्कर, हम पब्लिक में हैं, तो मैं उस मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकता। इस तरफ ये दाल चावल सारे के सारे मॉन्स्टर्स को अकेले ही संभाल रहा होता है, पर तभी अचानक उसके पीछे एक काफी बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है जो कि उसे मारने ही वाला होता है। लेकिन तभी काइन यहाँ पर आकर इन्फर्नो का इस्तेमाल करता है और दाल चावल की जान बचा लेता है। एरॉन भी अंदर से उन सभी को देखकर ये कहता है, तो फाइनली तुम सारे यहाँ पर आ चुके हो, तो चलो फिर इस गेम की शुरुआत करते हैं। अब काइन ये सोचता है कि उसे एरॉन के पास जाने से पहले इन सारे के सारे मॉन्स्टर्स को खत्म करना होगा। सेथ उससे ये कहता है कि तुम आगे जा सकते हो और हम इन सारे के सारे मॉन्स्टर्स को संभाल लेंगे। ये सुनते ही काइन यहाँ से निकल जाता है, मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है। इस तरफ ये सारे लोग भी टाउन को छोड़कर जा रहे होते हैं। मिली भी काइन के पास जाने की जिद कर रही होती है। वो ये कहती है, भले ही काइन कितना भी स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन वो इतने सारे मॉन्स्टर्स का सामना अकेला नहीं कर सकता। तो ये सारे भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर सेथ ने अपने सामने चारों के चारों हेवनली किंग्स को समन कर लिया होता है। क्या हुआ, आपने हमें समन क्यों किया? क्या यहाँ पर कोई दिक्कत है? मेरे एक दोस्त ने मुझे ऑर्डर दिया है कि मैं इन सारे के सारे मॉन्स्टर्स को खत्म कर दूं। ये सुनते ही वो सारे लोग काफी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि सेथ एक प्रिंस ऑफ डार्कनेस है और उसे कोई ऑर्डर कैसे दे सकता है। तभी ये दालमाटिया भी यहाँ पर आ जाता है और ये सारे उसे देखकर भी काफी हक्के बक्के रह जाते हैं, क्योंकि ये एक काफी हाई रैंक का डीमन जर्नल है और वो यहाँ पर क्या कर रहा है? हम सारे यहाँ पर प्रिंस ऑफ डार्कनेस के दोस्त की हेल्प कर रहे हैं और वो इंसान एक डेमी गॉड है। अगली सीन में हम काइन को देखते हैं जो कि इन सारे मॉन्स्टर्स को हराने का ट्राई कर रहा होता है, पर ये मॉन्स्टर्स काफी सारे हैं। जिसके बाद वो एक काफी बड़े इन्फर्नो का इस्तेमाल करते हुए अपने सामने के रास्ते को एकदम साफ कर देता है। पर तभी अचानक से काइन के ऊपर भी एक अटैक होता है, पर काइन इसे डॉज कर लेता है, जिससे ये अटैक कैंसिल आउट हो जाता है। ओह, तो तुम वही हो जिसने मेरे सारे के सारे मॉन्स्टर्स को जान से मारा है। काइन उसे ये कहता है, तो इसका मतलब तुम वही हो जिसने ये सारा कुछ शुरू किया है। अरे हाँ बच्चे, तुमने एकदम सही समझा, और बस मैं इसी चीज को रिवाइव कर पाया हूँ। ये बोलते ही वो काइन के ऊपर अटैक करता है, जिसके अंदर से काफी सारे मॉन्स्टर्स निकल रहे होते हैं। काइन उससे कहता है कि तुम ये सारा कुछ बंद करो, तुम ये बात कभी भी समझ नहीं सकते, ये सारा कुछ मेरे लिए एक गेम है। इस तरफ ये सारे हेवनली गॉड्स भी मॉन्स्टर्स को हराने के लिए अपने मैजिक का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तभी क्लाउड और बाकी सभी यहाँ पर आ जाते हैं। क्लाउड इन सभी को देखकर काफी हैरान हो जाता है कि ये सारे इंसान आसमान में उड़ रहे हैं। नीना भी अपने स्किल से ये पता लगाती है कि सामने फॉरेस्ट में काफी सारे मॉन्स्टर्स हैं, जिसके बाद ये सारे जंगल में कूद जाते हैं और इन सारे मॉन्स्टर्स को मारना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर काइन एरॉन को काफी गुस्से से देख रहा होता है। तुम्हारी ये आंखें मुझे किसी की याद दिला रही हैं, जिन्होंने मुझे काफी लंबे टाइम पहले सील किया था। काइन उसे कहता है कि वो मेरे पेरेंट्स थे। तभी एरॉन उसके ऊपर एक जोरदार अटैक करता है, पर काइन इससे बच जाता है और ये अटैक जाकर सीधा नीचे मॉन्स्टर्स को लगता है, जिससे उनकी हालत काफी गंदी हो जाती है। एरॉन के दोबारा अटैक करते ही काइन भी उसे इन्फर्नो से रोकने का ट्राई करता है। काइन को ऐसा लगता है कि उसने एरॉन को हरा दिया है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे इतनी आसानी से हरा सकते हो? मैं अभी अपनी पूरी पावर में नहीं हूँ। वो धीरे धीरे काइन के ऊपर भारी पड़ रहा होता है। ये देखकर काइन हाकू और जिन को भी यहाँ पर समन कर लेता है, जो कि एरॉन के ऊपर अटैक कर देते हैं। एरॉन को भी इससे काफी गुस्सा आ जाता है और वो अपने टेल से हाकू पर अटैक करके उसे इंजर्ड कर देता है, यहाँ तक कि वो अपनी सारी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए हाकू को जान से मारने वाला होता है। पर तभी अचानक से हमारा सीन चेंज हो जाता है, जहाँ पर एक काफी खतरनाक मॉन्स्टर क्लाउड के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तभी उसे एक एरो आकर लगता है और ये मॉन्स्टर मारा जाता है। ये काम किया होता है जोआना ने, जो कि अपने सोल्जर्स के साथ यहाँ पर आ जाती है। इस तरफ काइन एरॉन को रोकने का फुल ट्राई कर रहा होता है। एरॉन उससे कहता है कि तुम बस गॉड की एक पेट हो,
और तुम मुझे हरा नहीं सकते। इससे काइन काफी गुस्से में आ जाता है और वो अपने दोस्तों को बचाने के लिए ओवरलोड का इस्तेमाल कर देता है। ये अटैक तो ओवरलोड है जो कि इस बच्चे के डैड ने काफी टाइम पहले मेरे ऊपर किया था। काइन अपनी सारी पावर्स को एक साथ करके एरॉन के ऊपर अटैक कर देता है और वो भी इसे रोकने के लिए काउंटर अटैक करता है, जिससे यहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है और काफी खतरनाक रोशनी भी निकलती है, जिसको देखकर सारे के सारे टाउन वाले भी काफी पैनिक हो जाते हैं। काइन ये कहता है कि मैं अपने दोस्तों की स्माइल को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। जैसे काइन अपनी पूरी पावर्स का इस्तेमाल करता है तो हाक और जिन उसको रोक लेते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि काइन की पावर्स की वजह से सामने एक काफी बड़ा गड्ढा हो चुका है। काइन सेट से पूछता है कि एरॉन का क्या हुआ, मेरे ख्याल से वो तो मारा जा चुका है। ये सुनते ही काइन काफी खुश हो जाता है कि उसने फाइनली ऑनस्लॉट को रोक दिया। यहाँ तक कि टाउन के अंदर भी सारे लोग काफी खुश हैं क्योंकि उन्होंने सारे के सारे मॉन्स्टर्स को ठिकाने लगा दिया। जिसके बाद ये सारे लोग काफी खुश होकर काइन को गले से लगा लेते हैं। दाल माटिया और सेट भी उसे ही देख रहे होते हैं। लगता है गॉड ने एक काफी अच्छे इंसान को चूज किया है। ये बोलते ही वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं। अब अगली सीन में किंग काइन के ऊपर गुस्सा कर रहे होते हैं। टाउन के अंदर वो अजीब सी लाइट कैसी थी, मैं ये बात जानता हूँ कि ये सारा कुछ तुम्हारा ही किया धरा है। काइन भी इस गलती के लिए माफी मांगता है कि जब मैं एरॉन के साथ फाइट कर रहा था तो ये सारा कुछ हुआ। बाहर सारी जनता को ऐसा लग रहा होता है कि यहाँ पर गॉड अपीयर हो चुके हैं। जैसे काइन किंग को ये बताता है कि उसने एरॉन को हराने के लिए एम्परर लेवल की मैजिक का इस्तेमाल किया तो किंग उसके ऊपर काफी गुस्सा हो जाते हैं। मैंने तुम्हें 1000 बार मना किया है कि तुम्हें अपनी पावर्स को छुपा कर रखना है, लेकिन तुम मानते ही नहीं हो। जिसके बाद ये सारे किंग की सभा के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर किंग काइन को एक न्यू टाइटल देते हैं जिसका नाम है डोरिनथॉल। काइन भी इस टाइटल को एक्सेप्ट कर लेता है। मैं आगे चलकर भी इस कंट्री को प्रोटेक्ट करता रहूंगा। तभी जुआना और बाकी सब भी यहाँ पर आ जाते हैं और वो ये बात जानकर काफी शॉक्ड हो जाते हैं कि काइन को एक डोमेन मिल चुका है जिसका नाम है डोरिनथॉल। जुआना उससे कहती है कि वो जगह तो काफी अजीब है और न जाने वहाँ पर क्या क्या होता है। और भाई डोरिनथॉल एक टाइटल नहीं बल्कि डोमेन है। लेकिन भाई यहाँ पर आते ही काइन एक काफी बड़ी दिक्कत खड़ी कर देता है और जैसी ये बात किंग को पता लगती है तो वो भी काफी गुस्सा हो जाते हैं। जिसके बाद सेथ रोते हुए काइन के पास आता है। मेरी वाइफ को मेरे अफेयर के बारे में पता लग गया है और वो मेरी चटनी बना देगी, प्लीज काइन मेरी हेल्प करो। लेकिन तभी उसकी वाइफ भी यहाँ पर आ जाती है जो काफी गुस्से में होती है और उसका गुस्सा देखकर काइन भी उसके साथ हो जाता है और वो उसे फंसाना शुरू कर देता है। तुम्हारी वाइफ तो काफी सुंदर है और तुम किसी और पे डोरे डाल रहे हो, काफी गलत बात है ये। काइन की ये सारी तारीफें सुनकर सेथ की वाइफ भी काफी खुश हो जाती है और वो सेथ को लेकर यहाँ से चली जाती है। ये बंदा किंग को काइन की करतूतों के बारे में सारा कुछ बता रहा होता है कि उसने वहाँ पर जाकर कौन कौन से गुल खिलाए हैं। अरे ये तो कुछ भी नहीं, उसने वहाँ पर एक काफी बड़ा कासल भी बना दिया है। ये रहा वो कासल जिसे जिनोम भी देखकर काफी खुश होते हैं। काइन ये कहता है लगता है मैंने फिर से कुछ ज्यादा ही कर दिया। और इसी के साथ हमारी ये एनिमे यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और ये इस एनिमे का सीजन 1 था जो कि मैंने कंप्लीट कर दिया है और जैसे ही इसका सीजन 2 आएगा तो वो भी आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मैं मिलता हूँ आपसे एक और न्यू फ्रेश वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एनिसोल।